हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपने अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन में। और आप लोगों का जो ये एग्जाम प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर से बेहतर हो, मैं भी इसके लिए अपनी तरफ से भरपूर और कड़ी मेहनत कर रहा हूं। और मैं आशा करता हूं कि ये जो मेरी मेहनत है रंग लाएगी और आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे से अच्छे आएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। और आगे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक बटन यूज़ किया है एंड दैट इज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने इन 4 बटन्स को यूज़ किया है। एक्चुअली मैं पहले कभी भी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने को नहीं कहा करता था, लेकिन जब मैंने चैनल एनालिटिक्स को देखा तो मैंने ये पाया कि 80% जो व्यूअर है वो नॉन सब्सक्राइब्ड वाले हैं। मतलब वो आते तो हैं चैनल पे और मैं उनका स्वागत भी करता हूँ कि वो आप जो है ना इग्नू टिप्स असाइनमेंट को देखते हैं, अच्छी बात है ये। लेकिन कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि जब आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो इतना तो बनता ही है कि आप एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो पर्सनली अपने दोस्तों को रेकमेंड भी करें, ताकि उनके भी जो इग्नू के एग्जाम हैं वो अच्छे से अच्छे जाएं और उनको भी अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पर एक छोटा सा ऐड है दोस्तों। इग्नू टिप्स असाइनमेंट इन सभी चीज़ों में डील करती है, और अगर आपको चाहिए तो आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं ignutipsassignment.com की। उसके बाद व्हाट्सएप कर सकते हैं 9523779253 पर, या फिर मेल कर सकते हैं ignutipsassignmentinfo@gmail.com पे। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब आप लोगों को स्क्रीन पर दिख गया होगा कि मेनली हमें डिस्कस क्या करना है। BEG 141 अंडरस्टैंडिंग प्रोज, और ये है आपको गैस पेपर, सैंपल पेपर और नोट्स। आप इसे जो भी कहें वो आपकी इच्छा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पेपर है दोस्तों, अगला पेज जो है वो है ब्लॉक 1 का। इसको हम पिछले वीडियो सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद दूसरा है ब्लॉक 2, इसको भी हम पिछले वीडियो सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरा है ब्लॉक 3। ये है आप लोगों को आज के वीडियो डिस्कशन का टॉपिक। जो ब्लॉक 3 और 4 है इसको हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ब्लॉक 3 का नाम है बायोग्राफी, मतलब जीवनी, एंड ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। मतलब हम आज इस ब्लॉक के अंतर्गत क्या देखेंगे, तो जीवनी और आत्मकथा को समझेंगे। फिर पहले हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंतर्गत जो डिफरेंट यूनिट्स हैं जिसमें कि एग्जांपल्स दिए गए हम उसको देखेंगे। इसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक 4 की बात कर लेते हैं। ब्लॉक 4 इसका नाम है डायरी, स्पीच, लेटर्स एंड ट्रैवलॉग। डायरी की बात करें तो ये डायरी है, सामान्य डायरी लेखन कहते हैं हम इसे। स्पीच की बात करें तो हम इसे कहते हैं भाषण। लेटर की बात करें तो हम इसे पत्र कह सकते हैं, एंड ट्रैवलॉग की बात करें तो हम इसे यात्रा वृत्तांत कह सकते हैं। तो इस वाले ब्लॉक में हम मेनली इन्हीं 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस ब्लॉक में भी टोटल 4 यूनिट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आ गया दोस्तों। क्वेश्चंस पे डिस्कशन से पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा। 2 पॉइंट्स हैं माफी मांगने के लिए। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि पिछले वीडियो सेशन में मैंने एक गलती कर दी थी दोस्तों, एंड थैंक्स टू निधि पल, जो कि अपने ही चैनल के एक व्यूअर है, उसने उस गलती को पॉइंट आउट किया और मुझे इन्फॉर्म किया। और हालांकि मुझे उस गलती का आभास पहले ही हो गया था वीडियो सेशन के दौरान ही, लेकिन खुशी इस बात से भी कि किसी व्यूअर ने उसको नोटिस तो किया। दरअसल उस वीडियो में क्या हुआ था कि यही वाली चीज जो जब मैं आप लोगों को समझा रहा था डेफिनेशन ऑफ प्रोज में, जब मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रहा था, तभी मैंने वहां पर एक कैरेक्टर के बारे में आप लोगों को बताया होगा, एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया होगा, बाथशेबा इवर्डीन के बारे में। दरअसल वहां पर जो मैंने बाथशेबा इवर्डीन कह के जिसको संबोधित किया, वो दरअसल बाथशेबा इवर्डीन नहीं थी, बल्कि वह थी आपको एडना पॉन्टिलर। एडना पॉन्टिलर, एडना पॉन्टिलर ऐसी लड़की थी जो कि मतलब एक अमेरिकी परिवार से आती थी, और वो अच्छे खासे घराने से आती थी, और साथ ही उसका जो अफेक्शन है वो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, जो लड़के हैं उनके उसके प्रति ज़्यादा था। वो अपने आप को घर में कैद समझती थी और वो सोचती थी कि मुझे इससे छुटकारा मिल जाए। और जब वो ऐसा नहीं कर पाती है, वो समाज के ताने बाने को एक तरह से चैलेंज करने की कोशिश करती है, और जब हार जाती है तो वह खुद ही जा करके समुद्र में कूद जाती है। तो वो जो कैरेक्टर थी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो बाथशेबा इवर्डीन नहीं थी, बल्कि वो कैरेक्टर थी एडना पॉन्टिलर। और इस एडना पॉन्टिलर नाम की जो कैरेक्टर है, इसको कैटे चॉपिन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था उसके नोवेल आपको द अवेकनिंग में। मतलब मेरा कहना यह है कि ये जो एडना पॉन्टिलर नाम की कैरेक्टर थी, दरअसल यह
द अवेकनिंग नोवेल की प्रोटागोनिस्ट थी और ये द अवेकनिंग नोवेल कैटे चॉपिन के द्वारा लिखा गया था। और ये जो द अवेकनिंग नोवेल है ये आपके ही बुक BEGC 134 में आपको देखने को मिला होगा। मतलब द अवेकनिंग जो नॉवेल है ना ये आपके सेकेंड ईयर की बुक में था और जो बुक है उसका नाम है BEGC 134 और ब्लॉक 2 में ये वाला आपको नॉवेल देखने को मिला होगा। लेकिन जो बादशिवा एवर्डीन को मैंने उस दिन गलती से बता दिया था कि बादशिवा एवर्डीन थी वो कैरेक्टर, दरअसल बादशिवा एवर्डीन वो नहीं थी और ये बादशिवा एवर्डीन भी एक कैरेक्टर है। और ये जो बादशिवा एवर्डीन कैरेक्टर है ये है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड नॉवेल की। और ये जो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड नॉवेल है इसको लिखा गया था आपको थॉमस हार्डी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? थॉमस हार्डी के द्वारा। और इस थॉमस हार्डी के द्वारा जो ये नॉवेल लिखा गया था तो इसका नाम फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड रखा गया और साथ ही ये आपके ही बुक में है। और वो जो बुक है वो है BEGC 133 और इसमें भी ये है ब्लॉक 2 में। मतलब दोनों ही नॉवेल फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एंड द अवेकनिंग दोनों ही नॉवेल आपके बुक में थे और मैंने गलती से मतलब कन्फ्यूजन में उल्टा कर दिया। एक्चुअली क्या है कि मैं पहले भी वीडियोस बना चुका था इस पे और पता नहीं कैसे कन्फ्यूजन हो गया, आई डोंट नो कि कैसे ये कन्फ्यूजन हो गया। खैर जो भी हो, अब ये हमारे आज के डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, दरअसल एक गलती थी तो बताना जरूरी था। खैर अब एक पॉइंट और है माफ़ी मांगने के लायक और वो पॉइंट ये है कि मैं वीडियो बनाने में लेट हो चुका हूँ। मैं लेट हूँ वीडियो बनाने में, मैं इसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। अब चूंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अब मुद्दे पर अगर आए तो हम ये देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और डिस्कस हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में इसको कर लिया है, तो इसको डिस्कस करने की आवश्यकता है ही नहीं। अब देखिए ये फर्स्ट ब्लॉक्स के क्वेश्चन है, इसको डिस्कस नहीं करना। अब चलते सीधे सेकंड ब्लॉक में हम लोग कर ही चुके थे डिस्कस, तो हमें अब सीधे चलना है थर्ड ब्लॉक पे। थर्ड ब्लॉक वाला कहाँ गया भाई? ये सब तो कर चुके हम, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये वाला भी हो गया है, ये वाला भी हो गया है, ये भी हो गया है। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन अब हम लोगों के डिस्कशन के लायक है। ये थर्ड ब्लॉक का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज बायोग्राफी इन लिटरेचर, डिस्क्राइब बायोग्राफी एज अ लिटरेरी फॉर्म। आगे है, कहाँ गया भाई? आ गया, डिस्कस ओरिजिन डेवलपमेंट एड फॉर्म्स ऑफ बायोग्राफी। चूंकि अभी मैं जब स्टार्टिंग में बता रहा था आप लोगों को, तभी मैंने आप लोगों को बायोग्राफी के बारे में बता दिया कि बायोग्राफी को हम क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। किसी के जीवन के बारे में लिखना है। एक सेकंड में कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, डीप कलर कर देता हूँ और एक ब्लैक स्क्रीन पे आ जाता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ। देखिए बायोग्राफी का मैंने क्या बताया? जीवनी। किसी के जीवन को कागज पे उकेरना। क्या है? जीवनी है, बायोग्राफी है। आई बात समझ में? अब देखिए इसको अब हम लोग एज अ लिटरेरी जीनर इंग्लिश में इसको डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि मैं इसको इंग्लिश में भी डिस्क्राइब यहाँ कर देता, लेकिन चूंकि जो कंटेंट है उसमें तो डेफिनेशन दिया हुआ ही है तो इसको बताने की आवश्यकता यहाँ पर, मतलब लिखने की आवश्यकता नहीं समझ रहा हूँ मैं। सीधे चलते हैं यहाँ पर। ए बायोग्राफी इज अ रिटन अकाउंट ऑफ वन पर्सनस लाइफ ऑथर्ड बाय अनदर पर्सन। बायोग्राफी, तो ये जो बायोग्राफी है यह एक रिटन अकाउंट होता है किसी एक पर्सन के लाइफ का, किसी एक आदमी के जीवन का। और ये जो मतलब ये जो आदमी का लाइफ होता है वो किसी और के द्वारा पेपर पर उकेरा जाता है। ए बायोग्राफी इंक्लूड्स ऑल pertinent details of from the subject's life typically arranged in a chronological order. The word biography stems from the Latin biographia which secondly explain the वर्ड्स डेफिनेशन। बायोस इज इक्वल टू लाइफ प्लस ग्राफिया इज इक्वल टू राइट। तो ऐसा है कि जो बायोग्राफी होता है उसके अंदर एक सब्जेक्ट के लाइफ का, मतलब मनुष्य के लाइफ का सब कुछ इंगित होता है, ऑल डिटेल्स इंगित होते हैं और इन सभी डिटेल्स को एक क्रोनोलॉजिकल, एक सीक्वेंस ऑर्डर में सजा दिया जाता है। अब बायोग्राफी जो है वो लैटिन वर्ड बायोग्राफिया से आया है जिसमें कि बायोस का मतलब होता है लाइफ और ग्राफिया का मतलब होता है राइट। तो मतलब टू रिटेन अ लाइफ, और आई कैन से दैट
written a life of writing a life of any person in paper is known as biography. आई होप आप लोग इसको समझे होंगे. सिंस द एडवेंट ऑफ written word, historical writings have offered information about real people, but it wasn't until the 18th century that biography is evolved into a separate literary genre. Autobiography and memoirs fall under the broader biography genre, but they are distinct literary form due to one key factor: the subjects themselves write these works. Biography are popular source materials for documentaries, television shows and motion pictures. तो ऐसा है कि ये जो हम देख रहे हैं क्या कहते हैं बायोग्राफी, ये दरअसल 18th सेंचुरी से पहले उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन बाद में जब 18th सेंचुरी आई तो बायोग्राफी एक सेपरेट लिटरेरी जीनर के तौर पर इंग्लिश में उभर के आया. और ये जो बायोग्राफी है इसी के अंतर्गत आता है क्या, तो ऑटोबायोग्राफी और मिमोयर. ऑटोबायोग्राफी को हम आत्मकथा कहते हैं और मिमोयर को हम कहते हैं संस्मरण. संस्मरण में जिंदगी के कुछ हिस्सों को दिखाया जाता है. तो यह जो है बायोग्राफी का एक अच्छा खासा जीनर है. और हम अगर बात करें तो ऑटोबायोग्राफी, मिमोयर और जो आपको बायोग्राफी है, ये हालांकि बायोग्राफी कैटेगरी के अंतर्गत ही आते हैं ऑटोबायोग्राफी और मिमोयर, लेकिन फिर भी इनमें थोड़े बहुत जो डिफरेंशिएशन है वो हमें देखने को मिलते हैं. अब बात करते हैं कि ये जो बायोग्राफी होते हैं ना, ये एक्चुअली पॉपुलर सोर्स मटेरियल होते हैं. किन चीज़ों के लिए? टेलीविजन शोज के लिए, मोशन पिक्चर्स के लिए. आज आप लोग देखते होंगे कि बायोपिक बनती है किसी आदमी के जीवन पर, और आप लोग देखते होंगे कि वेब सीरीज बनती है अच्छे अच्छे फेमस लोगों के जीवन पर. तो वो क्या है? वो एक तरह से जो बायोग्राफी है, रिटन बायोग्राफी है, उसी का इवॉल्व फॉर्म है. और रिटन बायोग्राफी को ही थिएटर पे या फिर जो सिनेमा में या स्क्रीन पे पब्लिश कर दिया जाता है, तो वो जो होता है इवॉल्व फॉर्म कहलाता है. और इस वजह से जो बायोग्राफी होता है वो एक पॉपुलर सोर्स मटेरियल होता है डॉक्यूमेंट्री के लिए. अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ बायोग्राफी के बारे में. तो यह जो बायोग्राफी है, इसके जो रूट्स हैं, इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो जड़ें हैं, एंशिएंट रोम और ग्रीस से देखने को मिलती है. इससे पहले जब अगर किसी की BEGE 142 की कोड रही होगी, हाँ BEGE 142 ही था, तो उस कोड में अगर किसी ने ड्रामा के बारे में पढ़ा होगा तो उसने वहां पर ये चीज देखा होगा कि ड्रामा का भी जो इवोल्यूशन हुआ था, जो ड्रामा का जो ओरिजिन था, वो भी एंशिएंट ग्रीक और रोम में ही था. तो ठीक उसी तरह जो ये हमारा जो बायोग्राफी है, इसका भी जो रूट है, जो जड़ें हैं इसकी, वो कहाँ देखने को मिलती है? रोम और ग्रीस में. अर्थात कि रोम और ग्रीस से इसकी शुरुआत हुई है. और हालांकि इसका कोई अभी रिटन एविडेंस नहीं है, फिर भी ऐसा माना जाता है. इन 42 BCE, सॉरी 44 BCE है. BCE का क्या मतलब हुआ और CE का क्या मतलब हुआ? तो BCE का मतलब हुआ दोस्तों बिफोर कॉमन इरा, या फिर आप इसे कह सकते हैं और नॉर्मली BC कह के बुला सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं बिफोर क्राइस्ट. मतलब बिफोर कॉमन एरा और बिफोर का जो क्राइस्ट है, ये एक कॉमन पॉइंट है. और इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व. ईसा के जन्म से पूर्व मतलब ईसा के जन्म से 44 ईस्वी पूर्व एक रोमन राइटर थे, कॉर्नेलियस निपोस. उसने पब्लिश किया था एक्सेलेंटम इम्पेराटोरम वाइटे, एक्सेलेंटम इम्पेराटोरम वाइटे, लाइव्स ऑफ द जनरल, वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड बायोग्राफीज. तो ये जो रोमन राइटर थे कॉर्नेलियस निपोज, जिसने पब्लिश किया था एक्सेलेंटियम इम्पेराटोरम वाइटे, यह अर्लीस्ट रिकॉर्डेड बायोग्राफी है. उसके बाद आता इन 80 CE. अब जैसे यहाँ पर BC की तो मैंने बात कर ली, CE को हम लोग डिनोट कर सकते हैं AD से, जिसे हम आफ्टर डेथ या फिर एनो डोमिनी कह सकते हैं. तो मतलब ईसा मसीह के मृत्यु के बाद. तो ईसा मसीह के मृत्यु के 80 वर्ष बाद ग्रीक राइटर थे प्लूटार्क रिलीज्ड पैरेलल लाइव्स, ए स्वीपिंग वर्क है. तो जो ईसा मसीह के मृत्यु के 80 वर्ष बाद एक ग्रीक राइटर हुए जिसका नाम था प्लूटार्क. उन्होंने एक अपना वर्क पब्लिश किया जिसका नाम था पैरेलल लाइव्स. और इसमें उन्होंने टोटल 48 बायोग्राफीज लिखे फेमस मैन के. मतलब उस समय के जो मशहूर 48 व्यक्ति थे, उनकी बायोग्राफीज को उन्होंने उकेरा पैरेलल लाइव्स में. उसके बाद आते इन 121 CE रोमन हिस्टोरियन स्यूटोनियस रोट डी विटा केजरम, हाँ यही है भाई, केजरम
वन ऑफ द लीव्स ऑफ केस सीजर्स, इसको बोलते हैं सीजरम, सीजरम बोल सकते हैं इसको। तो जो मतलब जो ईसा मसीह की मृत्यु के 121 वर्ष बाद एक रोमन हिस्टोरियन हुए जिसका नाम था सुटोनियस रोट, मतलब सॉरी सुटोनियस नाम था। उन्होंने लिखा डी वाइटा सीजरम, और उसके बाद ए सीरीज ऑफ 12 बायोग्राफी डिटेलिंग द लाइव्स ऑफ जूलियस सीजर एंड द फर्स्ट 11 एम्पायर ऑफ द रोमन एम्पायर। तो ऐसा है कि इन्होंने जो सीरीज लिखी थी जिसका नाम था डी वेटा सीजरम, तो इसमें उन्होंने 12 बायोग्राफीज की एक सीरीज लिखी थी जिसमें कि उन्होंने जूलियस सीजर के जीवन को दिखाया था, और साथ ही उससे पहले जो 11 एम्पायर थे रोमन साम्राज्य के, उसके जीवन को उन्होंने उकेरा था। These were among the most widely read biographies at their time, and at least portion of them have survived intact over the millennia। तो ऐसा है कि जो उन्होंने जो बायोग्राफीज लिखी थी वो उस समय काफ़ी फेमस हुई थी, और यहाँ तक कि उनके जो कुछ पोर्शंस हैं, उस बायोग्राफी के जो कुछ पोर्शंस हैं वो आज भी काफ़ी फेमस हैं, आज भी वो चल रहे हैं। अब आगे बात करते हैं। ड्यूरिंग द मिडिल एज द रोमन कैथोलिक चर्च हैड अ नोटेबल इन्फ्लुएंस ऑन द बायोग्राफीज, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल बायोग्राफीज फेल आउट ऑफ फेवर। बायोग्राफीज ऑफ रिलीजियस फिगर इंक्लूड सेंट्स, पोप्स, चर्च फाउंडर्स रिप्लेस्ड हिम। वन नोटेबल एक्सेप्शन वाज इटालियन पेंटर, आर्किटेक्ट Giorgio Vasari's 1550 biography, The Life of Most Excellent Painters, Sculpture and Architects, was immensely popular। तो ऐसा है कि जब मध्यकाल चल रहा था उस समय जो है ना कैथोलिक चर्च पावर में था, जो चर्च था वो काफ़ी पावर में था, और वो क्या चाहता था कि जो ईसाई धर्म है उसका खूब प्रचार प्रसार हो, और इसके लिए वो जो है ना बायोग्राफीज का सहारा लेते थे। मतलब बायोग्राफी जो इतिहास से संबंधित जो बहुत फेमस लोग होते थे, जैसे कि क्राइस्ट हो गया, ईसा मसीह हो गए, या फिर कुछ फेमस और भी सेंट हो गए, मतलब संत हो गए, पोप्स हो गए, उनके जीवन को उठाते थे और उनके जीवन को मतलब उनके जीवन की बायोग्राफी को उठाते थे और ड्रामा फॉर्म में इवेलुएट करके लोगों के सामने प्रदर्शित कर देते थे। तो ये उनका काम था। Still, it wasn't until the 18th century that authors began to abandon multiple subjects in a single work and instead focus their research and writing on one subject. Scholars considered James Boswell's 1791 The Life of Samuel Johnson to be the first modern biography. From here, biographies were established as a distinct literary genre separate from more general historical writing। तो ऐसा है कि हालांकि ये सारी घटनाएं घटित हो रही थी ऊपर में, लेकिन 18वीं सदी तक बायोग्राफी को कोई भी लिटरेरी जीनर के तौर पर मान्यता नहीं मिली थी। लेकिन जब 18वीं सदी आई तो ऑथर्स, जो भी डिफरेंट ऑथर्स से लेखक थे, उन्होंने कई सारे सब्जेक्ट्स को पर फोकस करना स्टार्ट किया, और खास करके बायोग्राफी पर इन्होंने फोकस किया और बायोग्राफी को एक लिटरेरी जनर के तौर पर मान्यता दिलाने का काम किया। जैसे कि स्कॉलर थे जेम्स बॉसवेल, इन्होंने अपने लाइफ ऑफ सैमुअल जोसन्स, सैमुअल जोसन की लाइफ पर एक मॉडर्न बायोग्राफी लिखी, और इसकी जो बायोग्राफी थी, जेम्स बॉसवेल की जो बायोग्राफी थी, ये फर्स्ट मॉडर्न बायोग्राफी के नाम से जानी गई। और यहीं पर से यही जो बायोग्राफी आती है द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, यहीं से स्टार्टिंग होती है एक मतलब गोल्डन एरा की, और वो जो गोल्डन एरा होती है वो होती है बायोग्राफी की। बायोग्राफी को एक सेपरेट लिटरेरी जीनर के तौर पर मान्यता मिल जाती है। एक चीज़ और है दोस्तों, मैं हड़बड़ में जो बोलता हूँ ना तो थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर देता हूँ, तो आप लोग इसको लाइटली लीजिएगा, ऐसा नहीं मान के चलिएगा कि मतलब बहुत सारी गलतियाँ या एरर पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करना है, हो जाता है, क्या कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ग्रो in 19th and early 20th century, biographies further evolved, offering up even more comprehensive picture of their subjects. Authors who played major roles in the contemporary approach to biographing including Lytton Strachey, Gamaliel Bradford and Robert Graves। तो ऐसा है कि जब आगे और जो सदियां बढ़ती गई, जैसे 19वीं 20वीं
शताब्दी में बायोग्राफी जो है वो और इवॉल्व हुई, वो और मजबूत हुई, और उसके बाद बायोग्राफी ने सब्जेक्ट के मतलब चरित्र को और अच्छे से प्रदर्शित करने का काम स्टार्ट कर दिया। मतलब अब किसी का जीवन है उसको और भी अच्छे से पोर्ट्रे करने का काम जो है वो अब बायोग्राफीज करने लगी, और जो ऑथर्स थे उन्होंने ऐसा करने में काफ़ी मेजर रोल प्ले किया। जैसे कि ऑथर लिटन स्ट्रेची हो गए, गेमेलियल ब्रैडफोर्ड हो गए, रॉबर्ट ग्रेव्स हो गए, तो ये ऐसे जो राइटर्स हुए, जो बायोग्राफिस्ट हुए, इन्होंने कई सारे फेमस बायोग्राफीज लिखी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ बायोग्राफीज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोग्राफीज है। जैसे पॉपुलर बायोग्राफी, इसमें क्या होता है कि यह जनरल रीडरशिप के लिए लिखी जाती है। जैसे कि मैं भी महात्मा गांधी पर लिख सकता हूँ एक बायोग्राफी, आप भी लिख सकते हैं, या फिर कोई और बंदा भी लिख सकता है। तो इसमें ये जो बायोग्राफी कहलाएगी, दैट विल बी कंसीडर्ड एज, दैट विल बी नॉन एज पॉपुलर बायोग्राफी। इसे हम पॉपुलर बायोग्राफी की संज्ञा देंगे। क्रिटिकल बायोग्राफी, यह जो है ना सब्जेक्ट लाइफ को डिस्कस करता है, एंड द वर्क दे प्रोक्योर्ड और वेयर इन्वॉल्व इन। तो क्रिटिकल बायोग्राफीज भी लिखी जाती हैं जिसमें कि किसी सब्जेक्ट की लाइफ को पोर्ट्रे किया जाता है, और लाइफ के साथ साथ सब्जेक्ट के उन कामों को भी पोर्ट्रे किया जाता है, दिखाया जाता है जिसमें कि वह जुड़ा हुआ था। जैसे कि महात्मा गांधी की अगर हम जीवनी की बात करते हैं, तो महात्मा गांधी की अगर क्रिटिकल जीवनी लिखनी है तो महात्मा गांधी का जीवन तो हम दर्शाएंगे ही, साथ में हम उनके उन 3 आंदोलनों को भी दर्शाएंगे जो कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में किए थे। जैसे कि असहयोग आंदोलन, और उसके बाद आपको भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये 3 आंदोलन महात्मा गांधी ने किए थे। तो अगर हम इन तीनों आंदोलनों को महात्मा गांधी के जीवनी में ऐड कर दे एक पॉपुलर ज्योग्राफी में, तो पॉपुलर बायोग्राफी में, तो वो बन जाएगा क्रिटिकल बायोग्राफी। और इसमें क्या हो रहा है, तो एक सब्जेक्ट के लाइफ को डील किया जा रहा है, और साथ में ही सब्जेक्ट के उस वर्क को डील किया जा रहा है जिसमें कि सब्जेक्ट कभी इन्वॉल्व था। हिस्टोरिकल बायोग्राफीज भी लिखे जाते हैं जिसमें कि सब्जेक्ट के लाइफ की हिस्ट्री को दिखाया जाता है। अब चूंकि महात्मा गांधी तो अब स्वर्ग सिधार चुके हैं, अगर हम उसकी ही हिस्ट्री लिखते हैं तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज, दैट विल बी नॉन एज हिस्टोरिकल बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। अब बात करते हैं लिटरेरी बायोग्राफी। इसमें क्या होता है ना कि किसी राइटर और आर्टिस्ट के जीवन को अगर पोर्ट्रे किया जाता है तो उसे हम लिटरेरी बायोग्राफीज के अंतर्गत रखते हैं। मतलब कभी कुछ फेमस राइटर हुए, या फिर कुछ फेमस पोएट हुए, या कोई फेमस आर्टिस्ट हुआ, अगर उसके लाइफ को बायोग्राफी में दिखाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लिटरेरी बायोग्राफी कहेंगे। जैसे कि आगे आपके ही बुक में आगे एक या 2 यूनिट के बाद आपको मिलेगी किसकी, बर्ट्रैंड रसेल की बायोग्राफी, बर्ट्रैंड रसेल की ऑटोबायोग्राफी मिलेगी। और अगर आप उसको बायोग्राफी में भी बदल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो बायोग्राफी होगी दैट विल बी नोन एज लिटरेरी बायोग्राफी। अब है रेफरेंस बायोग्राफी। तो रेफरेंस बायोग्राफी एक नॉर्मल बायोग्राफी होती है दोस्तों, जो कि कई सारे मल्टीपल ऑथर्स के द्वारा लिखी जा सकती है, और इसमें जो है ना एक सिंगल टॉपिक को कवर किया जाता है, और इसके अंदर कई सारे फैक्ट्स और बैकग्राउंड डिटेल्स, उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें दी जा सकती हैं। जैसे कि महात्मा गांधी ही की बात कर लेते हैं। कई बंदा क्या होता है, जैसे कि महात्मा गांधी, तो कई सारे बंदों ने इनके जो है ना इनके जीवन चरित्र को दिखाया है, चाहे इंटरनेट फॉर्मेट में हो, किताब के फॉर्मेट में, तो कई सारे लोगों ने लिखा। अब मान लेते हैं कि हमको इन सभी बायोग्राफी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकालने हैं, तो हम ये पाते हैं कि हर एक राइटर ने कुछ ना कुछ तो अच्छा लिखा ही है। तो उसके बाद क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उसके बाद इन सभी के इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक जगह नोट कर लेते हैं, और हम एक नीचे में लिख भी देते हैं कि इन सभी पॉइंट को हमने किस किस बुक से, किस किस राइटर की बुक से उठाया। तो यह जो हम लिख रहे हैं रेफरेंस के तौर पर कि यह हमने यहाँ से उठाया, हमने यहाँ से उठाया, तो इसे हम बिब्लियोग्राफी कहेंगे, और यही एक रेफरेंस जो बायोग्राफी है उसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल होगा। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑटोबायोग्राफी, नेम सम फॉर्म्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी जो होता है ना उसे हम आत्मकथा कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। तो आत्मकथा खुद के द्वारा लिखी गई, खुद के बारे में कथा आत्मकथा कहलाएगी। खुद के द्वारा लिखी गई और खुद के जीवन की कथा क्या कहलाएगी, ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी। और कुछ फॉर्म्स होते हैं ऑटोबायोग्राफी के, जैसे कि मेमोयर हो गया, फिर बायोग्राफी हो गया, फिर और भी चीजें हैं वो हम आगे बताएंगे आपको। और एन ऑटोबायोग्राफी इज अ सेल्फ रिटन बायोग्राफी, मतलब खुद के द्वारा लिखी गई बायोग्राफी। द ऑथर राइट क्या भाई क्या बोलता हूं मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूं। द ऑथर राइट्स अबाउट ऑल
all or a portion of their own life to share their experience, frame it in a larger cultural or historical context and or inform and entertain the reader। तो ऐसा है कि जो ऑथर होता है वो अपने बारे में लिखता है और अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। इसमें वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है, खुद से शेयर करता है, अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, कल्चरल बैकग्राउंड को शेयर करता है, शो करता है और साथ ही वो अपने इस लेखन के माध्यम से जो रीडर है, दर्शक को बताना चाहता है कि उसके जीवन में क्या घटनाएं घटित हुई थी। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। Autobiography has been popular literary genre for centuries. The first Western autobiography is attributed to Saint Augustine of Hippo for his 13 book work titled Confessions, written between 397 and 400 CE. Some autobiographies are a straightforward narrative that recollects a linear chain of events as they unfolded. The genre has expanded and evolved to include different approaches to the form। तो ऐसा है कि जो ऑटोबायोग्राफी है यह कई वर्षों से फेमस है, कई वर्षों से चली आ रही है। और जो फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी लिखने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो जाता है सेंट अगस्टीन को, और ये हिप्पो के थे। और ये सन क्या लिखा हुआ है, इज एट्रीब्यूटेड टू सेंट अगस्टीन ऑफ हिप्पो। हाँ, उसके बाद इनकी 13 बुक थी, ठीक है, 13 वर्क बुक्स थी और इसके अंदर इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को पोर्ट्रे किया था। और 397 से 400 सीई कॉमन एरा के बीच में इन्होंने इस बायोग्राफी को लिखा था। कुछ ऑटोबायोग्राफी स्ट्रेट फॉरवर्ड नैरेटिव की होती है, मतलब एकदम एक रेखीय होती है, सामान्य लिनियर चेन, जिसमें कि एक सिंपल कॉन्सिक्वेंस होता है, एक सिंपल लाइनिंग होती है। और जैसे जैसे वो लाइनिंग बढ़ती है वैसे वैसे जो राइटर है उसकी जीवनी या उसका जीवन खुलता जाता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। जो ऑटोबायोग्राफी है यह एंशिएंट ग्रीक वर्ड आपको ऑटो प्लस बायोस प्लस ग्राफीन से आया है। ऑटो की बात करते हैं सेल्फ, बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट। तो हम कह सकते हैं कि सेल्फ रिटन लाइफ इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी एंड एन ऑटोबायोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज ऑटोग्राफी। अब हम बात करेंगे द हिस्ट्री ऑफ ऑटोबायोग्राफी के बारे में। तो स्कॉलर रिगार्ड्स ऑगस्टीन्स कन्फेशंस एज द फर्स्ट वेस्टर्न ऑटोबायोग्राफी। अदर ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स फ्रॉम एंटिक्विटी इंक्लूडिंग जेविस हिस्टोरियन फ्लेवियस जोसेफस वीटा एंड ग्रीक स्कॉलर लिबेनियस और ओरेसन फर्स्ट। तो ऐसा है कि जो स्कॉलर्स, जो विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो फर्स्ट वेस्टर्न ऑटोबायोग्राफी थी वो थी अगस्तीन की और ये थी कन्फेशन। और जो अदर ऑटोबायोग्राफिकल वर्क हुए वो हुए हैं जेविस हिस्टोरियन की फ्लेविस, हाँ यही है जेविस हिस्टोरियन, ये हुई है जेविस हिस्टोरियन क्या है, फ्लेवियस जोसेफस वीटा, इसकी हुई है। और एक है ग्रीक स्कॉलर जिसका नाम है लिबेनियस, इसका था ओरेसन फर्स्ट। The book of Margaret Kempe, written in 1438 by an English Christian mystic, is the earliest non-autobiography in English. Thus, it didn't see full publication until the 20th century. तो ऐसा है कि एक बुक थी आपको द बुक ऑफ मार्गरेट केम्पे, रिटेन इन 1438 बाय एन इंग्लिश क्रिश्चियन। तो ऐसा है कि एक इंग्लिश क्रिश्चियन मिस्टिक थे, उन्होंने एक लिखी है मार्गे केम्पे 1438 में। इसे अर्लीस्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी के नाम से जाना जाता है। अब जो फिलोसफर थे जीन जैकस रोजो ही हैं, रोस्यू हैं। कन्फेशंस वाज पब्लिश्ड इन 1782। तो जो जीन जीसस रेस्यू थे इनका भी कन्फेशन 1782 में आपको आया था। और इट पेव्ड द वे फॉर द मोर थॉटफुल इमोशनली सेंटर्ड ऑटोबायोग्राफी सीन टुडे। तो ये जो आपको ऑटोबायोग्राफी आया था आपको जीन जेकस रोज्यू की। और ये जो कन्फेशन था इसने एक रास्ता इख्तियार किया ऑटोबायोग्राफी को बढ़ने में। और आज जो ऑटोबायोग्राफी देख रहे हैं इस पर भी इसी का इन्फ्लुएंस है। ऑटोबायोग्राफी एज अ लिटरेरी जीनर इमर्ज्ड a few year later when British scholar William Taylor first used the term to describe a self-written biography. He did so despairingly suggested the word was pedantic.
In 1809, English romantic poet Robert Southey used the term more seriously to describe self-written biography. तो ऐसा है कि स्टार्टिंग मतलब जो 18th सेंचुरी के आसपास में यह ऑटोबायोग्राफी तब फेमस हुआ जब एक ब्रिटिश स्कॉलर हुए विलियम टेलर, उन्होंने फर्स्ट टर्म यूज किया या फर्स्ट टर्म डिस्क्राइब किया और उसे कहा गया सेल्फ रिटन बायोग्राफी। उसने उसे सेल्फ रिटन बायोग्राफी कहा और पेडेंटिक भी कहा। तो 1809 में क्या हुआ कि एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट रॉबर्ट साउथे आए और उसने क्या किया, इस सेल्फ रिटन बायोग्राफी शब्द को काफ़ी डीपली लिया और फिर उन्होंने क्या किया, तो अच्छे तरीके से ऑटोबायोग्राफी लिखनी स्टार्ट की। उसके बाद स्टार्टिंग इन 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में क्या हुआ कि मोर यंग पीपुल स्टार्टेड राइटिंग बायोग्राफीज। 20वीं सदी में कई सारे लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखने का काम स्टार्ट कर दिया। परहैप्स द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज एनीज फ्रैंक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। लेकिन जो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल हमें कुछ देखने को मिलता है वो है जैसे एनीज फ्रैंक की द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे, आप लोगों के आई थिंक 4th ब्लॉक के पहले यूनिट में है ये, तो इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। अबाउट हर टाइम हाइडिंग फ्रॉम द नाजीज इज एन अम्स्टरडम एटिक। खैर ये तो ये द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल की बात हो गई, इस लाइन को हम आगे भी डिस्कस करके बताएंगे आप लोगों को। खैर चलते हैं द टाइप्स ऑफ ऑटोबायोग्राफीज के बारे में। तो पहला है स्टैंडर्ड ऑटोबायोग्राफी। तो ऐसा है कि जो स्टैंडर्ड बायोग्राफी होता है इसमें जो है ना ऑथर क्या करता है, अपने लाइफ को रिकाउंट करता है। मतलब स्टार्टिंग इवेंट से, स्टार्टिंग से जो घटनाएं उसके साथ घटित हुई है वो सबको एक जो है ना एक पेपर पे उतारने की कोशिश करता है, चाहे वो 10 पेज का हो, 50 पेज का हो या फिर 50,000 पेज का हो। तो जो नॉर्मल ऑटोबायोग्राफी है दैट विल आल्सो बी नोन एज स्टैंडर्ड ऑटोबायोग्राफी, उसे ही हम स्टैंडर्ड ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। मतलब इसमें जो लेखक होता है उसके जीवन का संपूर्ण भाग अंकित होता है। अब मीमोयर्स की बात करते हैं, तो मीमोयर्स को हम लोग कहते हैं दोस्तों संस्मरण। तो यह एक तरह की ऑटोबायोग्राफी होती है दैट इज नैरोवर इन स्कोप एंड फोकस। इट प्लेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन पर्टिकुलर मेमोरीज, थॉट एंड फीलिंग्स। स्टैंडर्ड ऑटोबायोग्राफी कैन सर्टेनली cover some of this same ground most do, but the memoir is more interested in individual events or defined portions of the author's life and the emotions and lessons behind them sorry। तो ऐसा है कि जो ऑटोबायोग्राफी है, जो मीमोयर है, उस मीमोयर में क्या होता है कि हम इसको हिंदी में बोलते हैं संस्मरण, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मेमोयर के अंतर्गत क्या होता है कि केवल उन्हीं बातों को लिखा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है या जो यादगार है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है, या फिर कुछ अच्छी फीलिंग है। तो उन्हीं सब बातों को जो राइटर है, जो ऑथर है, वो अपने पेपर पर उकेरता है एंड उसे ही हम क्या कहते हैं, मेमोयर कहते हैं, संस्मरण। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो नोट किया जाता है तो उसे हम संस्मरण या फिर मेमोयर कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो मेमोयर है वो नेरोवर इन स्कोप एंड फोकस होता है। मतलब ये थोड़ा नेरोवर होता है, थोड़ा संकीर्ण होता है। अब बात करते हैं ऑटो फिक्शन। तो जो फिक्शनाइज्ड ऑटोबायोग्राफी है या फिर ऑटो फिक्शन जो है, यह एक अनदर टाइप की ऑटोबायोग्राफी है। इसमें क्या होता है कि जो ऑथर है अपने लाइफ को प्रेजेंट तो करता है बट रियली वो फैक्ट के तौर पर अपने लाइफ को प्रेजेंट नहीं करता है। फिक्शनल टाइप में वो अपने जो जीवन है उसको पोर्ट्रे करता है। मतलब फिक्शनल का मतलब हो गया कि इसमें मिर्च मसाले का तड़का, मतलब झूठा काल्पनिक बातों का तड़का मारकर बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पेश करना ऑटो फिक्शन कहलाएगा। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफीज, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इज स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफीज। तो यह जो ऑटोबायोग्राफीज होती हैं ये ऑथर के रिलीजियस और स्पिरिचुअल नॉलेज पर डिपेंड करती है। ये लिखा हुआ है ना, ऑथर्स रिलीजियस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड द सब्सिक्वेंट जर्नी their faith has taken them on. Common elements include struggles and doubt, a life altering conversion, periods of रिग्रेशन एंड शेयरिंग द मैसेज। तो ऐसा है कि जो ये ऑटोबायोग्राफीज होती है, इस ऑटोबायोग्राफीज में क्या होता है कि जो ऑथर अपने आप को उकेरता है पेपर पर, तो वो अपने धार्मिक और जो आध्यात्मिक बातें हैं उसको करने की कोशिश करता है कि उसके जीवन में धार्मिक क्या है और आध्यात्मिक क्या है और क्या सही है क्या गलत है, उसको करने की जो कोशिश है वो ऑथर करता है। अब है कि व्हाई डू वी नीड ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज, यह एक आपके बुक में क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर यह कहने की कोशिश करें या फिर ये क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो ऑटोबायोग्राफी है, जो आत्मकथा है या फिर जो बायोग्राफी है, वो हम पढ़ते क्यों हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया रीडिंग एन ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी नोट ओनली प्रोवाइड्स अस विथ इंसाइट into the real life experiences of great individual, but it also motivate
us to pursue our goals in actual world. A good biography also informs us about the milieu in which that individual lived. As a result, reading a biography is essential for us to gain a variety of practical lessons. तो ऐसा है कि अगर हम किसी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी को पढ़ते हैं तो यह केवल किसी के रियल लाइफ एक्सपीरियंस को नहीं दिखाता है, बल्कि यह मोटिवेट करता है कि जो एक्चुअल वर्ल्ड में कैसे जीना है और कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है। और जो एक अच्छी बायोग्राफी होती है यह ये भी बताती है कि कैसे एक इंसान इस पृथ्वी पर अपने आप को सस्टेन करता है, अपने आप को सर्वाइव करवाता है। एज अ रिजल्ट, रीडिंग अ बायोग्राफी इज इसेंशियल फॉर अस टू गेन अ वैरायटी ऑफ प्रैक्टिकल लेसन्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बायोग्राफी है उसको पढ़ने से हम जो है ना एक तरह से जिंदगी के जो प्रैक्टिकल लेसन्स है उसको सीख सकते हैं। मेनी टाइम अ ग्रेट पर्सन्स लाइफ इज सो लोडेड विथ रिच डिटेल्स एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट इट अपीयर्स टू बी एक्साइटिंग एंड एजुकेशनल टू अस। तो ऐसा है कि कभी कभी या मेनी टाइम, अधिकतर समय क्या होता है कि जो ग्रेट पर्सन की ऑटोबायोग्राफी है, अबाउट जो बायोग्राफी है, उसके अंतर्गत कई सारे रिच डिटेल्स और फैक्ट होते हैं जिसके माध्यम से लाइफ को और भी एक्साइटिंग और एजुकेशनल बनाया जा सकता है। फर्दरमोर, रीडिंग अबाउट द रियल एक्सपीरियंसेस of a successful or renowned person has a favorable impact on our motivation। तो ऐसा है कि अगर किसी के जीवन का रियल लाइफ एक्सपीरियंस हम पढ़े और वो व्यक्ति सक्सेसफुल हो तो उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंस और जो उसकी सक्सेसफुलनेस है उसके माध्यम से हम जो है कुछ नया सीख सकते हैं। वो सभी चीजें, वो सभी घटनाएं हमें मोटिवेट कर सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो ऑटोबायोग्राफी जो है यह हमें इंपॉर्टेंट लेसन्स, लाइफ लेसन्स सिखाते हैं। यह हमें क्या करते हैं तो एक तरह से वर्चुअल मेंटरशिप देते हैं। और बायोग्राफी जो है हिस्ट्री को बेटर अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करते हैं। फिर बायोग्राफी और जो ऑटोबायोग्राफी होते हैं यह हमें बताते हैं कि किस सिचुएशन में कैसे डील करना है, क्योंकि जो किसी बायोग्राफी के अंदर किसी महान व्यक्ति की जीवनी अगर हो या महान व्यक्ति ने अपना जीवन उकेरा हो बायोग्राफी में, तो वो तो ये जरूर बताएगा ना कि हम इस सिचुएशन में ऐसे थे, हम ऐसे फंसे, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो इस सिचुएशन में कैसे डील करना, वो चीजें हम बायोग्राफी पढ़ के जान सकते हैं। उसके बाद जो बायोग्राफी होती है ये हमें हमेशा मोटिवेट करने का काम करती है। उसके बाद जो बायोग्राफी होती है यह हमें अपने डर से दूर करने में हमारी मदद करती है। उसके जो बायोग्राफी और जो ऑटोबायोग्राफी होते हैं यह हमें नए तरीके से दुनिया के बारे में सोचने का जो मौका है वो प्रदान करता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिया गया, ये अभी मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो ऐसे ही लंबा होने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि 5-6 चैप्टर तो ऐसे ही हैं जो बकवास पढ़े हुए हैं, वो मतलब एकदम बकवास ही है, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा। खैर, ये खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि जो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसके बारे में कुछ बोलिए। फिर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को एनालाइज कीजिए, या फिर ये बताइए कि जो महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो एक तरह से ट्रूथ है, सच्चाई है, और एक रिकॉर्ड है पास्ट मेमोरीज का। तो इस पे कमेंट करना है। फिर व्हाई डज गांधी टाइटल इज ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एक्सप्लेन। तो महात्मा गांधी ने इस ऑटोबायोग्राफी का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्यों रखा, ये बताना है। ठीक है, तो अभी तो मैं इसको बताऊंगा ही, शॉर्ट में ही बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा करूंगा तो वीडियो लंबा होगा, फिर आप लोग ही मुझे गालियां देंगे। फिर भी जो स्टोरी है, सॉरी जो समरी है, उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एक्चुअली ओरिजिनली रिटेन इन गुजराती। ये सब फैक्ट्स हैं दोस्तों, आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं और ये आपके एग्जामिनेशन में की पॉइंट बनाने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। और जो ये ओरिजिनली रिटन इन गुजराती, मतलब इसको ओरिजिनली गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया था और गुजराती में इसको नाम दिया गया था सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा। यह नाम गुजराती में से दिया गया था। एंड इसके जो ट्रांसलेटर थे इंग्लिश में, उसका नाम था आपको महादर देसाई। हाँ, महादर देसाई ही नाम था, महादर देसाई। एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1925 एंड
इसको जो है ना डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया था एंड इसको कंस्टेंट फ्रॉम 1925 टू 1929 तक इसको पब्लिश किया जाता रहा। मतलब 1925 से 1929 तक में इसको अलग अलग वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया। और इंग्लिश में जब इसका अनुवाद आया था तो उसको यंग इंडिया में प्रकाशित किया गया था। इंग्लिश में जब इसका ट्रांसलेशन आया था तो इसको यंग इंडिया में जो प्रकाशित है ना वो किया गया था। और टोटली इसके 5 जो है ना पार्ट आए थे, 5 पार्ट्स में इन्हें पब्लिश किया गया था। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हम लोगों ने देख लिया। अब जो महात्मा गांधी की बात हम कर रहे हैं, जिस महात्मा गांधी की, हमें यह भी जान लेना जरूरी है कि इनका जन्म 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 1948 में हो गई थी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं सीधे सीधे स्टोरी पर जो कि हमारे बुक में है, सॉरी समरी पर। तो जो यह जो स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, क्या हो गया भाई, हाँ यहाँ आ गया एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, सॉरी जो स्टोरी है ना स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यह एक ऑटोबायोग्राफी है इंडियन एक्टिविस्ट मोहनदास करमचंद गांधी की, जिसे हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। और यह एक वीकली जर्नल के रूप में नवजीवन में प्रकाशित किया गया था 1925 से 1929 के बीच में। मैंने आपको बताया भी 1925 से 1929 के बीच में इसे पब्लिश किया गया था। और इट कवर्स द स्पेन ऑफ टाइम बिटवीन गांधीज अर्ली चाइल्डहुड थ्रू रफली 1921। और इस माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है, इसके अंतर्गत गांधी जी के बचपन को दिखाया गया है और उनके बचपन से लेकर के 1921 तक में उन्होंने जो भी किया वो इसमें दिखाया गया। चूंकि ये जो गांधी जी हैं ये जल्दी ऑटोबायोग्राफी लिखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बाद में इसको ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए इसके एक क्लोज फ्रेंड ने कहा, स्वामी आनंद, वो उनके क्लोज फ्रेंड थे, हु वुड बिकम हिज लिटरेरी मैनेजर, जो कि इनके लिटरेरी मैनेजर भी माने जाते थे। द ऑटोबायोग्राफी सिक्स टू एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल रूट्स ऑफ गांधीज एक्टिविस्ट वोकेशन। तो ऐसा कि जो ये ऑटोबायोग्राफी है ये डील करती है कि कैसे गांधी जी ने एक्सपेरिमेंट किए सच के साथ और जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उसके साथ। द बुक हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल वर्क्स ऑफ द 20th सेंचुरी। और इस बुक को 20वीं सदी का मोस्ट स्पिरिचुअल वर्क भी माना गया। In the book introduction, Gandhiji disclaims that the opinion and ideas expressed in his autobiography are subject to change and that its purpose is not to relay a static picture of himself but to show how personal truths evolve over time. He also claims that the book is normal and spiritual in nature, most spring from politics. Gandhiji expresses ambivalence about the usefulness of typical autobiography, a western literary invention। तो ऐसा कि ये जो बुक है इसमें है ना ये नहीं बताया गया है कि गांधी जी का राजनीतिक जीवन कैसा था, बल्कि ये बताया गया है कि गांधी जी ने सत्य के साथ कैसे एक्सपेरिमेंट किए हैं और वो सत्य समय समय पर कैसे निकल करके बाहर आया है। और गांधी जी कहते हैं कि यह जो बुक है मोरल और स्पिरिचुअल है नेचर में, और यह जो है पॉलिटिक्स से काफी हटके है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। हालांकि महात्मा गांधी के बारे में मैं एक बात बता दूं कि ये महात्मा गांधी जो है ये ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये सब अंग्रेजों की देन है और ये हमारे लिए ठीक नहीं है। फिर भी इन्होंने अपने मित्र के कहने पर सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, एक बार लिख करके देखते हैं। अब बिगिनिंग होती है ऑटोबायोग्राफी की। इसमें गांधी जी अपने बचपन को याद करते हैं कि वो राजकोट में थे और इनका ये राजकोट पोरबंदर में थे। और क्या हुआ था कि ये जब बचपन में थे ना तो इनके जो मित्र थे, इनके मित्र लोग इनको उकसाते थे कि भैया देखो तुम जो है अगर मीट मछली या मांस नहीं खाओगे तो अंग्रेजों से कैसे लड़ोगे, क्योंकि अंग्रेजों का अत्याचार उस समय चल रहा था। तो मीट मछली खाएंगे तभी तो अंग्रेजों से लड़ेंगे, क्योंकि देखते हैं एक एक अंग्रेज 10-10 भारतीयों को उठाकर फेंक देता। हम लोग भी मीट मछली खाएंगे, हम लोग भी लड़ेंगे। तो ऐसा है कि जो गांधी जी हैं अपने दोस्तों के कहने पर मीट वीट सब खा लेते हैं, लेकिन उनको इस बात का पछतावा होता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है। और वो जिस दिन भी मीट खाते थे अपने दोस्तों के कहने पर, तो वो रात भर खाना नहीं खाते थे, घर में झूठ बोल देते थे और रात भर सोते नहीं थे टेंशन से, बहुत टेंशन में आ जाते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि
वो जो है पछताते रहते थे, लेकिन फिर सोचते थे क्या कर सकते हैं, दोस्ती बहुत बुरी चीज़ है, झेलनी तो पड़ेगी। पैसे तो लगते नहीं थे, सारा इंतजाम दोस्त करके ले आते थे, तो इन्हें टेंशन होती नहीं थी। तो वो कहते हैं कि भैया मेरा जीवन ऐसा ही था। फिर बाद में वो एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने दोस्तों के कहने पर ड्रिंकिंग भी की थी, चोरी भी की थी, और उसके बाद ये सभी एक्शन जो है उसको झकझोरते रहते थे। यहाँ पर है, फ्रॉम विच ही नाउ aspires to redeem himself. He explores some of his first favorite books, including the play Harishchandra and Saravana Pitra Bhakti Nataka, the later play in which the center figure Saravana realized a deep respect for his parent, moved Gandhi to do the same. Gandhi married when he was only 13 and expressed deep regret for it, calling it preposterously early and fully denouncing its moral basis. Another of Gandhi's most formative experience was the early death of his फादर करमचंद गांधी। तो ऐसा है कि बाद में चूंकि होता यूं है कि जो महात्मा गांधी हैं वो कहते हैं कि भैया मुझे जो है ना दो पुस्तकें काफ़ी पसंद थी। पहला जो प्ले एक था हरिश्चंद्र नाटक का, वो मुझे काफ़ी पसंद थी, और दूसरा जो है श्रवण पितृभक्ति का जो नाटक था वो मुझे काफ़ी पसंद थी। और मैं इन दोनों का इतना दीवाना था कि मैं खुद को ही राजा हरिश्चंद्र समझने लगता था। और जब मैं श्रवण पितृभक्ति के उस माता पिता के प्रति रेस्पेक्ट को देखता था तभी मुझे एहसास होता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। और फिर बाद में वो अपने माता पिता को जाके कह देते कि भैया मैं शराब वराब पीता हूँ, ये गलतियाँ करता हूँ, मैंने ही चोरी वोरी की है, तो ये सब वो जाके कह देते हैं। फिर बाद में वो कसम खाते हैं कि वो आगे ऐसा कभी कुछ नहीं करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। अब आफ्टर द, हाँ एक चीज़ यहाँ पर और मैं छूट गया मतलब मैं भूल गया बोलने के लिए, बताने के लिए। तो ऐसा है कि गांधी जी फिर अपने बारे में कहते हैं कि देखिए जब उसकी उम्र केवल 13 वर्ष की थी, जब वो हाई स्कूल में भी नहीं गया था तभी उसकी शादी करवा दी गई थी। उसकी जो शादी है वो करवा दी गई केवल 13 वर्ष की उम्र में। उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी जो सगाई है वो कब हुई। और वो कहते हैं कि यह जो उन्होंने शादी की है या उनकी जो शादी हुई है यह उनके जीवन की एक बहुत बड़ी गलती के रूप में उभर कर आई है, क्योंकि उनके बाकी जो मित्र थे उनकी अब तक शादी नहीं हुई थी, वो अब भी पढ़ रहे थे, लेकिन इनकी शादी करवा दी गई थी। और जो है ना गांधी जी के जीवन पर एक और बहुत ही मतलब खतरनाक एक्सपीरियंस रहा। वो कहते हैं कि उनके जो पिताजी की जो डेथ हुई करमचंद गांधी की, उसने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। जब गांधी जी के पिता की मौत हो गई तो गांधी जी डिसाइडेड टू स्टडी एट ए लोकल कॉलेज इन भावनगर, सामल दास कॉलेज। तो वो कहते हैं कि जब उनके पिता की मौत हुई तो फिर वो ये डिसाइड कर लिए कि अब वो एक लोकल कॉलेज में स्टडी करेंगे, दैट वाज भावनगर, और उसका नाम था भावनगर। भावनगर एक जगह था, तो वो लोकल कॉलेज भावनगर में स्टडी करेंगे एंड दैट वाज आपको सामल दास कॉलेज। तो उसके बाद वो केवल एक सेमेस्टर के लिए उस सामल दास कॉलेज में रह पाए, फिर बाद में वो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड चल गए किस इरादे से, तो 3 साल के प्री रिक्विजिट कोर्स वर्क टू बिकम अ बैरिस्टर, मतलब वो बैरिस्टर वकील बनने के लिए इंग्लैंड चल गए और इंग्लैंड में इसकी पढ़ाई करने की कोशिश करने लगे। और ये जो इंग्लैंड जा रहे थे तो इसको दरअसल जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन इसके परिवार वालों ने, मतलब महात्मा गांधी के परिवार वालों ने इनके परिवार को भड़का दिया था। महात्मा गांधी के परिवार को भड़का दिया था कि बच्चे को बाहर भेज दीजिए, बाहर से विलायती शिक्षा लेकर आएगा, वकील बन के आएगा तो देश का नाम रोशन करेगा। तो ये एक परसेप्शन बना दिया गया था गांधी जी के परिवार के मन में, तब गांधी जी ना चाहते हुए भी इंग्लैंड गए थे। फिर है कि गांधीज मदर disapproved of his plan and he tried to placate her by renouncing wine, women and meat while in England। तो वो कहते हैं भैया देखो तुमको जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन किसी तरह की कोई गलती नहीं करना। उसकी माँ कहती है कि तुम वाइन शराब नहीं पियोगे, लड़की को नहीं देखोगे, लड़की को गलत इरादे से नहीं देखोगे, और मीट मछली नहीं खाओगे। तो ये मतलब उनकी माँ ने कहा था। और फिर ये जो महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी थे या फिर महात्मा गांधी थे, इन्होंने अपनी पूरी स्टडी पूरी की, बैरिस्टर एग्जाम पास किया और फिर इंडिया आए। और इंडिया में इन्होंने क्या किया, तो इंडियन कोर्ट में एनरोल किया। लेकिन जब वो इंडिया आए तो गांधी जी के पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि जो इंग्लिश लॉ था, जो इंग्लैंड का लॉ था, वो बिल्कुल अलग था इंडिया के लॉ से, तो इनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो इनका जो एजुकेशन था और जो क्रेडेंशियल्स था वो ऑलमोस्ट बेकार चला गया था, और इस तरह से वो काफ़ी परेशान रहते थे।
आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब उसका एक जो भाई था वो कहीं पर किसी बड़े अफसर के यहाँ कुछ चोरी करते हुए पकड़ा गया था, और चोरी करते हुए जब वो पकड़ा गया था तो महात्मा गांधी को ये काम मिला कि उसको उससे बचाना है, लेकिन बेचारे परेशान थे कि करे तो करे क्या, ये उसके साथ दिक्कत थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या कि जो चोरी की घटना हुई थी इस बीच में क्या हुआ कि जिस पॉलिटिकल एजेंट ने चोरी की घटना में इसके भाई के साथ काम किया था, उसी पॉलिटिकल एजेंट को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई कि इसके भाई के लिए क्या जिम्मेदारी तय करनी है। तो बेचारे महात्मा गांधी टेंशन में पड़ गए कि भैया गुनाह दोनों ने साथ में किया, और एक चोर को जज बना दिया गया और दूसरे को चोर ही रहने दे दिया गया। तो ये सब टेंशन थी। खैर इससे आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर एक लड़की की चर्चा की गई है जिसमें कि उसकी माँ ने कहा है कि भैया तुम लड़की से दूर रहोगे। तो ऐसा है कि जब ये बचपन में थे ना तो इनके दोस्तों ने इनको मतलब वैश्याओं की आदत लगा दी थी। मतलब हालांकि ये पहला दिन गए थे वैश्या खाने में कि ये मतलब कभी करेंगे जो भी चीज़ें होती है, लेकिन जब जैसे ही ये गए तो इनको इतनी शर्मिंदगी हुई कि ये मतलब झेल नहीं पाए, और जो वहाँ की जो वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं थी उन महिलाओं ने इन्हें धक्के मारकर निकाल दिया था, और बेचारे महात्मा गांधी को बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। उस दिन के बाद उन्होंने ये कहा कि भैया ठीक है, हम इस तरह के कार्य को कभी नहीं करेंगे। खैर यहाँ पर जो वैश्यावृत्ति की बात कही है मैं वो बताने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ पर आ गया है तो बताना जरूरी था, इसको आप लोग अन्यथा ना लें। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला मुद्दा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि ये महोदय जब इंग्लैंड से आए थे तो इनको तो समझ में आ नहीं रहा था कि करना है कि क्या करना है, कैसे करना है। तब फिर जो गांधी जी के जो भाई थे, बड़े भाई, उनको एक ऑफर मिला, शायद उसका नाम था अब्दुल्ला शेख। अब्दुल्ला शेख की ओर से ऑफर मिला। अब्दुल्ला शेख आपको साउथ अफ्रीका के थे। तो अब्दुल्ला शेख की ओर से ऑफर मिला कि तुम अपने भाई को यहाँ साउथ अफ्रीका में भेज दो, यहाँ पर हम उसे अच्छी नौकरी दे देंगे और यहीं पर वो अपना जीवन यापन कर लेगा। तो फिर गांधी जी ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इंडिया में तो उनके पास करने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि इतना नॉलेज तो उनको था नहीं। और ये जो 1891 में बैरिस्टर बन करके ये लौट आए थे इंडिया में। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब ये डिसाइड करते हैं कहाँ, साउथ अफ्रीका जाने का। और ये साउथ अफ्रीका जाते हैं और एक लॉ फर्म में काम स्टार्ट करते हैं। और ये लॉ फर्म किसका होता है, तो ये अब्दुल्ला शेख का होता है। और फिर ये लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड केस को मतलब ये हैंडल करना सीखने लगते हैं। उसके बाद जब ये 1 साल बिता देते हैं तो ये कमिट करते हैं रिमेन एंड वर्क ऑन बिहाफ ऑफ इट्स स्ट्रगलिंग इंडियन पॉपुलेशन। तो ऐसा है कि जब वो साउथ अफ्रीका जाते हैं, जो डिफरेंट केसेस सॉल्व करते हैं, तो वो यहाँ पर ये देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर भी इन गोरे लोगों का बहुत बुरा बर्ताव जो है वो इंडियन के प्रति है। मतलब गोरे लोग जो है इंडियंस पर और फिर जो साउथ अफ्रीकी लोग हैं उन पर काफ़ी बुरा व्यवहार करते हैं, उन पर काफ़ी बुरे तरीके से शासन करते हैं। और इन गोरे लोग इन इंडियंस को यहाँ पर कुली कहकर बुलाया जाता है। तो फिर यह जो है ना क्या करते हैं कि ये प्रण लेते हैं कि भैया ठीक है, हम जब तक यहाँ रहेंगे हम यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे और इंडियन पॉपुलेशन को आगे स्तर तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये साउथ अफ्रीका में 1914 तक रहते हैं। और उसके बाद ये 1914 तक रहने के बाद ये कोशिश करते हैं कि ये 1914 ये इंग्लैंड के रास्ते भारत लौट जाए। और जो जब ये इंग्लैंड पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जो इंडियन वर्ल्ड वार है, सॉरी जो वर्ल्ड वार फर्स्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। जब ये वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है तब महात्मा गांधी इंग्लैंड पहुंचते हैं और महात्मा गांधी खुद सोल्जर्स के भर्ती की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो जाते हैं ब्रिटिश आर्मी में। तो चूंकि महात्मा गांधी अहिंसा में यकीन रखते थे और ये अंग्रेजों का विरोध करते थे, तो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हिज फॉलोअर्स वेयर कंफ्यूज्ड अबाउट हिज सडन एक्सप्रेशंस ऑफ एफिनिटी फॉर वार, having fallen in love with him based on his speech advocating pacifism, religious tolerance and non-violent revolution. Finding his work unconsensual, Gandhiji returned to India. He continued his work as a public lawyer for vulnerable populations. This time he was preceded by his good reputation in South Africa and therefore had much more choice about the type of work he could take on. तो ऐसा है कि जब वो पहुंचते हैं इंग्लैंड, तो ये अपने तरफ से इंग्लैंड में ब्रिटिश आर्मी की भर्ती की प्रक्रिया में भाग ले लेते। तो इनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, भैया इतना बड़ा अहिंसा का पुजारी कैसे इस हिंसा में यकीन कर रहा है। मतलब वो सब
हक्के बक्के रह जाते हैं। लेकिन वास्तव में वास्तविकता ये होती है ना कि जो ये होते हैं ना, क्या कहते हैं, महात्मा गांधी, वो ये सोचते हैं कि अभी इंग्लैंड की बुरी स्थिति है, तो इससे अभी कोई आंतरिक बदला लेने में फायदा नहीं है। इस वजह से ये सोचते हैं कि किसी तरह ये युद्ध खत्म हो जाए और जो समस्याएं हैं वो समट जाए, खत्म हो जाए। इस वजह से ये सैनिक भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ समय तक इस वर्ल्ड वार का टाइम देखने के बाद या वर्ल्ड वार में बिताने के बाद ये वापस इंडिया लौट जाते हैं। जब ये वापस लौट कर आते हैं तब फिर से ये एक पब्लिक लॉयर के तौर पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। और इस बार ये फेमस होकर के वापस इंडिया आते, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ये काफ़ी फेमस हो चुके थे अपने काम की वजह से। और साउथ अफ्रीका के जो इंडियंस लोग थे वो उन्होंने भारत में ये प्रचार प्रसार कर दिया था कि कितना अच्छा तरीके से महात्मा गांधी किसी केस को डील करते हैं। तब फिर क्या हुआ कि अब चूंकि ये फेमस होकर साउथ अफ्रीका से वापस लौटे हैं, तब फिर अब इनके पास कई सारे मच मोर ऑप्शंस और चॉइसेस अवेलेबल होते हैं कि इन्हें कौन सा केस लेना है, क्या करना और क्या नहीं करना। अप अंटिल द टाइम ऑफ राइटिंग हिज बायोग्राफी, गांधी जी वर्क ऑन सिविल डिसोबीडिएंट केसेस, बिकमिंग ए प्रोमिनेंट एडवोकेट फॉर नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस। तो जिस समय ये बायोग्राफी लिख रहे थे तो गांधी जी उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन पर काम कर रहे थे, सिविल डिसओबीडियंस केस, ठीक है। और फिर बाद में ये जो है ना एक प्रोमिनेंट एडवोकेट हुए नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस के, मतलब अहिंसा के बहुत बड़े ये क्या हुए, तो एडवोकेट हुए। Gandhiji concludes that his life's good work so far has resulted from the gradual tamings of his destructive passions. He states that desire of power which begets ignorance, greed and violence exists within every human being. In his final farewell section, Gandhiji writes that he never imagined their writings would transform into an autobiography. He hopes that his reader will look past the genre ascribed to his work and utilize his experience to generate insights into their own past and conceptions of truth. This idea of truth as an ever evolving process of developing a mindset about the world rather than the study of state object is central to Gandhi's autobiography. तो ऐसा है कि गांधी जी अपने अच्छे जीवन को लिखने के बाद कहते हैं कि हर इंसान के अंदर पावर होता है और यही पावर जो है अहंकार को क्रिएट करता है, लालच को क्रिएट करता है और फिर जो हिंसा है उसको क्रिएट करता है। और अंतिम सेक्शन में गांधी जी कहते हैं कि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इनकी जो ये रचना है यह ऑटोबायोग्राफी के रूप में परिणत हो जाएगी। और वो कहते हैं कि जो भी इस ऑटोबायोग्राफी के रीडर होंगे वो पास्ट में देखेंगे कि उनके जीवन में क्या घटनाएं घटित हुई है, कैसे कैसे क्या हुआ है और कैसे जीवन को जीना है। और इसके बाद जो है ना ये क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत आपको 1921 तक की शायद स्टोरीज लिखी गई हैं इस ऑटोबायोग्राफी के अंतर्गत। तो गांधी जी लास्ट में ये भी कहते हैं कि भाई जो 1921 के बाद जो मेरा जीवन है वो सार्वजनिक हो गया तो उसके बारे में सब जानते हैं और इसे बताना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, इसकी जो समरी है ना वो बहुत लंबी थी, ऑलमोस्ट अगर मैं इसको एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करता तो वो 60 मिनट की वीडियो कम से कम होती। तो इस वजह से मैंने इसको बहुत शॉर्ट कर दिया है ताकि आपके एग्जाम में ये अच्छे से आ जाए और आपका काम हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि समरी ऑफ रसेल्स ऑटोबायोग्राफी, या फिर ये बताइए कि रसेल्स जो हैं वो कैसे थे, मतलब रसेल का कैरेक्टर बताना है उनके ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से। और फिर डिस्क्राइब बर्ट्रैंड रसेल चाइल्डहुड फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, तो बर्ट्रैंड रसेल का चाइल्डहुड भी बताना है उसके ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से, ठीक है। तो एक्चुअली जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पर समरी लिखी है तो वो थर्ड पर्सन में लिखी है। तो अब चलते हैं सीधे, जो ये थे ना बर्ट्रैंड रसेल, यह बेस्ट नॉन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू लॉजिक एंड फिलोसफी। तो ये जो बर्ट्रैंड रसेल थे यह बहुत बड़े दार्शनिक हुए और जो बर्ट्रैंड रसेल का इंटरेस्ट था वो कई सारी चीज़ों में था। ये दार्शनिक हुए, वैज्ञानिक हुए, मैथमेटिशियन हुए और पता नहीं क्या क्या हुए। ही वॉज इंगेज इन व्हाट सीम्ड टू बी इंटायर एक्सटेंट ऑफ ह्यूमन endeavor. Not only was he deeply involved with mathematics, philosophy, science and logic, but he was also interested in political activism, social justice, education and sexual morality. His influence has been so pervasive that in some ways it has become difficult for us to appreciate its full impact. Russell's work has fundamentally changed the way philosophy is practiced and the way we understand logic, mathematics and science. तो ऐसा है कि
जो ये बर्ट्रैंड रसेल थे ना, ये ओनली एक फिलोसफर नहीं हुए, बल्कि ये जो है ना एक तरह से कई सारी चीज़ों के ज्ञाता हुए। इनका जो इंटरेस्ट था ना वो काफ़ी ब्रॉडर था। इनके इंटरेस्ट, इनके उत्साह के क्षेत्र में या इनके जानकारी के क्षेत्र में कई सारी चीज़ें थी, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, फिलॉसफी हो गई, साइंस हो गया, लॉजिक हो गया, ये सब कुछ। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ही ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म में भी यकीन रखते थे, इसमें इंटरेस्ट रखते थे, सोशल जस्टिस में इंटरेस्ट रखते थे, एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते थे, सेक्सुअल मोरालिटी में भी ये इंटरेस्ट रखते थे। और ऐसा है कि जो रसेल्स जो है ना, जो बर्ट्रैंड रसेल थे, इन्होंने जो है ना फिलोसफी के पूरे फंडामेंटल पर्सपेक्टिव को ही चेंज कर दिया था। फिलोसफी का तो पर्सपेक्टिव जो चेंज किया सो किया, लेकिन साथ में इन्होंने मैथमेटिक्स और साइंस के समझने के तरीके को भी चेंज करने की कोशिश की थी। अब आगे बात करते हैं। जो बर्ट्रैंड रसेल थे, बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल, यह एक प्रिविलेज्ड फैमिली में पैदा हुए थे, मतलब एक रईस फैमिली में पैदा हुए थे मई 1872, 18 मई 1872 को। और ये जो थे ना लॉर्ड जॉन रसेल के पोते थे। और ये जो लॉर्ड जॉन रसेल थे, यह फर्स्ट अर्ल थे रसेल के, और जो है ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। तो हम ये कह सकते हैं कि बर्ट्रैंड रसेल का संबंध काफी शाही परिवारों से था। बर्ट्रैंड जो अर्ली लाइफ था बर्ट्रैंड रसेल का, वो ट्रॉमेटिक था, दर्दनाक था, क्योंकि यह जो बर्ट्रैंड रसेल थे, ये इनकी माता शायद आपको 4 वर्ष की उम्र में ही गुजर गई थी। एंड हिज एल्डर ब्रदर फ्रैंक वेयर सेंट टू लिव विद देयर स्ट्रिक्ट ग्रैंड पेरेंट्स। तो यह जो बर्ट्रैंड रसेल थे और इनके जो बड़े भाई थे फ्रैंक रसेल, उन दोनों को कहाँ भेज दिया गया, तो अपने दादा दादी के साथ रहने के लिए। लॉर्ड रसेल डाइड व्हेन बर्ट्रैंड वाज 6। और जो पिता थे मतलब कि ये बर्ट्रैंड रसेल के, वो तब मर गए जब बर्ट्रैंड रसेल 6 वर्ष के थे। एंड देयर आफ्टर द बॉयज वेयर रेज्ड बाय देयर अस्टरली रिलीजियस ऑथरिस क्या है ऑथोरिटेरियन ग्रैंड मदर। तो ऐसा है कि जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, तब इन दोनों बच्चों को, बर्ट्रैंड रसेल और फिर फ्रैंक रसेल को, उनकी काफी रूढ़िवादिता से ग्रसित दादी के साथ रहना पड़ा। रसेल्स यूथ वाज फिल्ड विथ रूल्स एंड प्रोहिबिशंस। जो रसेल का जो मतलब क्या कहते हैं जवानी वाला जीवन था, एडोलेसेंस वाला किशोरावस्था था, वो काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से, प्रोहिबिशन से भरा पड़ा था। एंड हिज अर्लीस्ट डिजायर वाज टू फ्री हिमसेल्फ, मतलब इतने सारे रेस्ट्रिक्शन से जो उनका जीवन भरा पड़ा हुआ था, तो वो चाहते थे कि किसी भी तरह ये जो रेस्ट्रिक्शंस है वो मेरे ऊपर से खत्म हो जाए। हिज लाइफ लॉन्ग डिस्ट्रक्ट ऑफ रिलीजन नो डॉट स्टीम्स फ्रॉम हिज अर्ली एक्सपीरियंस। तो बचपन में जो वो कड़वे एक्सपीरियंस उन्होंने पाए थे रूल्स रेगुलेशन प्रोहिबिशंस के, तो वो जो है ना इतने मतलब कड़े हो गए थे, या इतने मतलब बेरंग हो गए थे कि उनको धर्म से ही विश्वास उठ गया था। एज वाज कस्टमरी फॉर चिल्ड्रन ऑफ हिज सोशल क्लास, रसेल वाज इनिशियली ट्यूटर्ड एट होम। Later, he attended Trinity College, Cambridge, where he achieved first class honors in mathematics and philosophy. तो ऐसा है कि स्टार्टिंग में सोशल क्लास मतलब समाज सेवा के तौर पर सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो रसेल का सोशल क्लास था, उसके अंतर्गत क्या होता था कि रसेल को बाहर से शिक्षा नहीं दी जाती थी। इस वजह से रसेल को उनके घर पर ही पढ़ाया जाता था। बाद में रसेल जब बड़े हो गए थोड़े से, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, तब फिर इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज को ज्वाइन किया, और यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट क्लास ऑनर्स में मैथमेटिक्स और फिलोसफी की डिग्री को कंप्लीट किया। रसेल जो है ना कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट होते हैं और 1894 में, एंड वाज ब्रीफली एन अटैच एट द ब्रिटिश एम्बेसी इन पेरिस। और फिर बाद में ये कहाँ पहुंच जाते हैं, ब्रिटिश एम्बेसी में, पेरिस में ये काम करने लगते हैं इन 1895। फिर बाद में यह इंग्लैंड रिटर्न आते हैं 1895 ईस्वी में, वेयर ही बिकेम ए फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज। और फिर बाद में यही ट्रिनिटी कॉलेज में, जहाँ पर इन्होंने मैथमेटिक्स और फिलोसफी की जो परीक्षाएं फर्स्ट क्लास ऑनर्स से पास की थी, तब यहीं पर ये क्या करते हैं, तो एक फेलो बन जाते हैं, एक शोधार्थी बन जाते हैं, रिसर्च करने लगते हैं। और यहीं पर इसी समय में ये अपनी पहली वाइफ एलिज पियर्सल स्मिथ से शादी करते हैं। और 1 साल के बाद, आफ्टर अ विजिट टू बर्लिन, ही पब्लिश्ड जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, द फर्स्ट ऑफ हिज 70 ओल्ड बुक्स। तो ऐसा है कि 1 साल के बाद, शादी के 1 वर्ष के बाद, वो जर्मनी के बर्लिन को विजिट करते हैं। और फिर जब वो बर्लिन विजिट करते हैं, तब फिर वो अपनी पहली बुक लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं जर्मन सोशल डेमोक्रेसी। रसेल्स इंपॉर्टेंट अर्ली वर्क वाज कंसर्न्ड विथ मैथमेटिक्स। तो रसेल्स का जो इंपॉर्टेंट पुराना वर्क था, वो मैथमेटिक्स पर भी बेस्ड था। और रसेल्स का ग्रेट कंट्रीब्यूशन था लॉजिक
और मैथमेटिक्स के चैप्टर में, और ये बहुत ही अच्छी बात है। उसका जो मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स थे उसको रसेल ने 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया, और जो मैथमेटिक्स थे उनके जो फंडामेंटल्स थे, उनके जो थ्योरीज थे उनको उन्होंने लॉजिक के आधार पर सॉल्व करने की कोशिश की थी, और ऐसा करने में उनकी मदद की थी ए एन व्हाइटहेड ने। और आगे बढ़ते हैं अब। इन्होंने क्या किया, तो मैथमेटिक्स में नंबर, अर्थमेटिक्स और फिर मैथमेटिकल प्रिंसिपल के साथ साथ एक्सपेरिमेंट किया और उसको लॉजिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी। दिस डेडिकेशन टू रिगर एंड इंटरेस्ट इन जस्टिफिकेशन इज रेक्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक इन रसेल्स वर्क। अब आगे बढ़ते हैं। Along with G.E. Moore and with Russell's student Ludwig Wittgenstein, Russell is considered one of the founding proponents of analytic philosophy. Just as he used logic to describe the foundation of mathematics in Principia Mathematica, Russell would use logic to clarify philosophy through his concept of logical atomism and linguistics through his theory of descriptions. Although the subject matter differed across his career, Russell's analytics methodology remained more or less constant. Many of the particulars of Russell's analysis have been challenged or refuted, but his legacy as an analyst remains undeniably influential. तो ऐसा है कि ये जो है ना, रसेल्स ने क्या किया था, जीई मॉर और उनके एक स्टूडेंट लुडविग विटेंस्टीन के साथ मिलकर के फिलॉसफी को एक नई दिशा देने की कोशिश की थी। और फिर बाद में इन्होंने क्या किया था, तो मैथमेटिक्स को भी चूंकि इन्होंने चेंज करने की कोशिश की थी, मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स को लॉजिक के मतलब माध्यम से हल करने की कोशिश की थी, तो ऐसा माना गया कि उनके जो ये मतलब मेथड्स थे उनको अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स को लॉजिक से तो हल कर दिया, लेकिन लॉजिक से मैथमेटिक्स को हल करने में वो सफल नहीं हो पाए थे। तो इस वजह से उनके जो लॉजिक्स हैं, जो पार्टिकुलर्स हैं, उनको चैलेंज किया गया और फिर उनको रेफ्यूटेड भी किया गया। नींद बहुत आ रही है दोस्तों, 1-1:30 बज रहे हैं रात के, तबीयत खराब है थोड़ी सी। मैं आज बारिश में भीग गया था, एक्चुअली बारिश बहुत हो रही थी इधर। मैं गया था एग्जाम सेंटर पे आप ही लोगों के लिए, और एग्जाम सेंटर पे जाने की वजह से जब मैं रिटर्न आ रहा था तो मैं बारिश में काफ़ी भीग गया था, बहुत बारिश हो रही थी, तो इस वजह से दिक्कत आई, और इस वजह से अभी थोड़ी नींद आ रही है, रात के 12:30-1 बज रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। खैर, जो रसेल्स इंटेलेक्चुअल रेप्यूटेशन इज बेस्ड on his work as mathematician, philosopher and logician. Russell was also noted for his work as a social reformer. तो ऐसा है कि रसेल्स का जो दबदबा कायम हुआ, जो रेपुटेशन बना, वो किसकी वजह से बना, क्योंकि वह जो है एक मैथमेटिशियन बने, उनका वर्क मैथ में था, मैथमेटिशियन बने, फिलोसफर बने, फिर उसके बाद लॉजिशियन भी कहलाएं। और रसेल्स को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि वो सोशल रिफॉर्मर थे, उनका काम समाज सेवा करना भी था। इनफैक्ट ही फर्स्ट बिकेम नॉन टू द जनरल पब्लिक बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल एंड सोशल वर्क रेदर देन हिज पब्लिकेशंस। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज broke out, Russell publicly voiced increasingly controversial political views. He becomes an activist for pacifism, which resulted in his dismissal from Trinity College in 1916. तो ऐसा है कि जब 1916 में ये युद्ध समाप्त हुआ तो रसेल ने कुछ अनचाहे और जो है ना अनमने बयानबाजी किए थे, और रसेल्स को जो है ना एक तरह से पेसिफिज्म एक्टिविस्ट के तौर पर माना गया। फिर बाद में क्या हुआ कि उनके इसी व्यवहार की वजह से, जो कि उन्होंने विवादास्पद बयान दिए थे आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इसी बिहेवियर की वजह से उसे ट्रिनिटी कॉलेज से, जो वो फेलोशिप में काम कर रहे थे, उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज से 1916 में निकाल दिया गया। फिर 2 वर्ष के बाद हिज अपोजिशन टू ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट इन द वार लैंडेड हिम इन प्रिजन। तो बाद में इन्होंने ब्रिटिश के मतलब क्या कह सकते हैं, ब्रिटिश के खिलाफ भी इन्होंने धरना बोला था, तो फिर बाद में इसको जेल में डाल दिया गया 2 वर्ष के बाद। स्ट्रिप्ड ऑफ हिज टीचिंग जॉब ही बिगन टू मेक हिज लिविंग बाय राइटिंग एंड लेक्चरिंग इंडिपेंडेंटली। तो चूंकि इनका टीचिंग जॉब छूट गया तो इन्होंने क्या किया, लिखना स्टार्ट किया और इंडिपेंडेंट लेक्चर्स देने स्टार्ट किए। और इन 1919 रसेल विजिटेड द न्यूली फॉर्म सोवियत यूनियन, और 1919 ईस्वी में रसेल जो है ना नए फॉर्म सोवियत संघ में विजिट किया, वेयर ही मेट मेनी ऑफ द फेमस, आगे क्या है भाई, present personalities of the revolution he had
इनिशियली सपोर्टेड। तो ऐसा है कि जब वो 1990 में फॉर्म सोवियत संघ विजिट किए तो उन्होंने वहाँ पर कई पर्सनैलिटीज से मुलाकात किए और जिनको वो सपोर्ट करते थे। द विजिट सोर्ड हिज व्यूज ऑफ द सोशल मूवमेंट इन रसिया एंड लेटर दैट ईयर ही रोट ए scathing attack titled Theory and Practicism of Bolshevism. In 1921, he married his second wife, Dora Black, with whom he explored his interest in education. Russell and Black opened the progressive Beacon Hill School, and Russell wrote such works as on education and few years later, Education and the Social Order. तो ऐसा है कि इन्होंने अब इंडिपेंडेंट लेक्चर्स देने स्टार्ट कर ही दिए थे और सोशलिस्ट मूवमेंट रसिया में इन्होंने कई सारे लोगों को सपोर्ट भी किया था। तो फिर यह थोड़े फेमस हो गए और 1921 में क्या हुआ कि इन्होंने क्या की, तो इन्होंने दूसरी शादी कर ली डोरा ब्लैक नाम के स्त्री से। और फिर इनसे शादी करने के बाद बर्ट्रैंड रसेल को जो उनका इंटरेस्ट है एजुकेशन सेक्टर में पता चला। फिर रसेल और ब्लैक ने मिलकर एक नया स्कूल खोला दैट वाज बीकन हिल स्कूल। वह बीकन हिल स्कूल था और फिर रसेल ने उसी समय के आसपास कई सारे वर्क्स लिखे, जैसे एजुकेशन पे लिखा 1926 में और कुछ समय के बाद एजुकेशन और सोशल ऑर्डर पे लिखा 1932 में। इन 1931 रसेल बिकम द थर्ड अर्ल ऑफ द रसेल। 1931 ईस्वी में रसेल जो है रसेल परिवार के थर्ड अर्ल हुए। 5 years later ही डाइवोर्स्ड डोरा ब्लैक एंड मैरिड हिज थर्ड वाइफ पैट्रिसिया स्पेंस। तो ऐसा है कि 5 वर्ष बाद उन्होंने डोरा ब्लैक को तलाक दिया और फिर शादी कर ली पैट्रिसिया स्पेंस से। बाय दिस टाइम ही वाज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन मॉरलिटी एंड had written on the subject of his controversial book Marriage and Morals. तो ऐसा है कि जब उन्होंने तीसरी शादी की डोरा ब्लैक को तलाक देने के बाद, तो वो थी पैट्रिसिया स्पेंस। और उस समय में जब इनसे शादी हुई तो इस बर्ट्रैंड रसेल की जो इंटरेस्ट है, बर्ट्रैंड रसेल का जो इंटरेस्ट है वो मॉरलिटी में बढ़ा, मतलब नैतिकता में बढ़ा। और फिर उन्होंने कई सारी विवादास्पद बुक भी लिखी थी उस समय में। ही हैड मूव्ड टू न्यूयॉर्क टू टीच एट सिटी कॉलेज। फिर बाद में वो न्यूयॉर्क मूव कर गए सिटी कॉलेज में पढ़ाने के लिए, बट वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द पोजीशन बिकॉज ऑफ हिज अनकन्वेंशनल लिबरल एटीट्यूड ऑन सेक्सुअलिटी। बाद में उसे डिसमिस कर दिया जाता है सिटी कॉलेज से, क्योंकि उनका जो सेक्सुअलिटी के प्रति अफेक्शन था, जो लगाव था, वो कुछ ज़्यादा ही था, तो इस वजह से उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है। व्हेन एडोल्फ हिटलर केम टू पावर इन जर्मनी, जब एडोल्फ हिटलर जर्मनी में पावर में आए तो रसेल बिगन टू क्वेश्चन हिज डॉगमेटिक पैसिफिज्म एंड बाय 1931 हैज रिजेक्टेड इट इन फेवर ऑफ अ मोर रिलेटिव पोजीशन, बिलीविंग नाजीज्म to be an evil that needed to be stopped at all cost. He campaigned tirelessly against it throughout the Second World War. तो ऐसा है कि जब नाजीज पावर में आए थे तो एडोल्फ हिटलर जब पावर में आए थे तो ये जो है ना, इसको ये अच्छा नहीं लगा था। मतलब ये जो थे बर्ट्रैंड रसेल को एडोल्फ हिटलर अच्छे नहीं लगते थे और एडोल्फ हिटलर की जो ये नाजीज जो व्यवस्था थी, नाजिम जो विचारधारा थी, इससे बर्ट्रैंड रसेल को मतलब काफ़ी नफरत था। तो बर्ट्रैंड रसेल इसको खत्म करने के कई प्रयास किए और सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था उसमें तो इन्होंने कई अथक प्रयास किए। ही रिटर्न टू इंग्लैंड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1944 और फिर ये इंग्लैंड जो है वापस लौट आए यूनाइटेड स्टेट्स से 1944 ईस्वी में। ये टीचिंग पोजीशन एट ट्रिनिटी कॉलेज वर रिस्टोर्ड टू हिम। चूंकि उनको ट्रिनिटी कॉलेज से निकाल दिया गया था स्टार्टिंग में ही, तो फिर बाद में इनको टीचिंग पोजीशन पर फिर से ट्रिनिटी कॉलेज में जगह मिल जाती है। और फिर ये जो जगह मिलती है वो मिलती है किसके द्वारा, तो किंग जॉर्ज सिक्स्थ के द्वारा। इन द पीरियड दैट फॉलोड ही रोट सेवरल इंपॉर्टेंट बुक्स इंक्लूडिंग एन इंक्वायरी इनटू मीनिंग एंड ट्रूथ, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप्स एंड लिमिट, एंड हिज बेस्ट नॉन वर्क फॉर द पीरियड हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। ही ऑल्सो कंटिन्यूड राइटिंग कंट्रोवर्शियल पीसेस ऑन सोशल, मॉरल एंड रिलीजियस इशूज। तो ऐसा है कि जॉर्ज जो सिक्स्थ थे इनके द्वारा इनको ट्रिनिटी कॉलेज का तमगा मिल गया, फिर से यहाँ पर ये काम करने लगे। और फिर इस दरमियान इन्होंने कई सारे बुक्स लिखे, जैसे कि एन इंक्वायरी इनटू मीनिंग एंड ट्रूथ, ह्यूमन नॉलेज, तो ये सब उन्होंने लिखे। और उन्होंने सिर्फ बुक ही नहीं लिखी बल्कि समाज के कई जो सोशल, मोरल और रिलीजियस इशू है उनको भी डिस्कस करने की कोशिश की। और जो मोस्ट ऑफ दिस वेयर कलेक्टेड इन एंड पब्लिश्ड इन 1957 एज व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। तो ऐसा है कि जितने भी कंटेंट जो है बर्ट्रैंड रसेल ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखे थे तो उसको कलेक्ट किया गया
उसको कलेक्ट किया गया 1957 में, और वो जो कलेक्शन था उसका नाम था वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। फ्रॉम 1949 एंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही वाज एन एक्टिव एडवोकेट ऑफ न्यूक्लियर क्या है भैया लिखा हुआ, एक सेकंड इसको मैं, हाँ, डिसआर्मामेंट इन 95 रसेल won the Nobel Prize in Literature. He spent his final year in North Wales actively writing until the end. He died on 2 फरवरी 1970। तो ऐसा है कि 1949 में अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यह एक एक्टिव जो है ना एडवोकेट के तौर पर भी इन्होंने काम किया, और 1950 में इनके लिटरेचर में वर्क के लिए इस बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और इन्होंने जो अपना अंतिम जीवन का समय बिताया तो वो बिताया था नॉर्थ वेल्स में, और फिर इनकी जो मृत्यु है वो हो गई थी आपको फरवरी 2 1970 में, 2 फरवरी 1970 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब लगता है मुझे और थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, आई थिंक 1.5 घंटे की वीडियो हो चुकी है, और ऐसा लग रहा है कि अभी भी 20-22 पेज डिस्कशन को बचे हुए हैं, तो मैं इसको और भी थोड़ा शॉर्ट करूंगा अभी। खैर आगे चलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है ना कि, एक सेकंड में पेन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है, अरे भाई ये ब्लैक वाला क्यों पेन हो गया, और कोई नहीं है क्या इधर? चलिए इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ये कैसा लिखता है। इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है ना कि आपको प्रोज स्टाइल बताना है। प्रोज स्टाइल मतलब कि जो गद्य की जो स्टाइल है, शैली है, वो कैसी है। लिटोन स्ट्रेची के द्वारा लिखी गई एक क्वीन विक्टोरिया नाम की स्पीच है, और उसके बारे में, सॉरी, क्वीन विक्टोरिया की बायोग्राफी है। लिटोन स्ट्रेची के द्वारा लिखी गई क्वीन विक्टोरिया की बायोग्राफी है, वो उसके जो प्रोज स्टाइल है उसको बताना है, ठीक है। फिर स्ट्रेची की जो टेक्निक है एज अ बायोग्राफर वो कैसी है ये बताना है, और फिर जो क्वीन विक्टोरिया का जो पोर्ट्रेट है और जो प्रिंस अल्बर्ट का जो पोर्ट्रेट है वो स्ट्रेची के बायोग्राफी फॉर्मेट में कैसा है वो बताना है। ये क्वेश्चन बेकार ही यहाँ डाल दिया गया दोस्तों, ये क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता है, आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस जो आंसर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, गलती से ये क्वेश्चन यहाँ आ गया है, तो इसको हटा दीजिएगा आप लोग। खैर अब सीधे चलते हैं। तो ऐसा है ना कि सबसे पहले हम लिटोन स्ट्रेची के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये जो लिटोन स्ट्रेची, इनका जो जन्म है 1 मार्च 1880 को हुआ था, और 21 जनवरी 1932 को मौत इनकी हो गई थी, 1932 को, ठीक है। और यह एक इंग्लिश बायोग्राफर थे। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और ये जो है ना क्वीन विक्टोरिया, यह भी एक बायोग्राफी ही है। अब ऐसा है कि वर्जीनिया वुल्फ हेल्ड क्वीन विक्टोरिया एज अ मास्टरपीस ऑफ प्रोज, and subsequent generation has concurred with this assessment. Strachey is undoubtedly a master craftsman of English prose. He narrates and describes with equal ease, creating past events as if he had actually witnessed them. He looks at the past in an unsentimental and detached way, writing in a prose that is playfully frank without being malicious. तो ऐसा है कि बायोग्राफी लिखने के दरमियान क्या होता है, किसी के जीवनी को अगर लिखा जाता है तो ऐसा होता है कि जीवन में जो घटनाएं घटित हुई है किसी की, उसको खुद कोई इंसान तो देखता नहीं है, सुने सुनाई बातों पर ही उसको वो लिखता है, या फिर आसपास में जो घटित हुई, जैसे महात्मा गांधी मर गए, उसकी जीवनी लिखने, तो क्या हम उसके जीवन में घुस जाते हैं? क्या नहीं घुसते हैं ना, उसको तो हमने देखा नहीं है, उनको तो हमने देखा नहीं है। तो यहीं पर यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो स्ट्रेची थे, जो लिटन स्ट्रेची थे, वो अनडाउटली एक मास्टर क्राफ्ट्समैन थे, एक बहुत बड़े मास्टर क्राफ्ट्समैन थे। मतलब एक इंग्लिश प्रोज में एज अ बायोग्राफर वो एक मास्टर क्राफ्ट्समैन थे। वो एक स्टोरी को ऐसे, सॉरी, एक बायोग्राफी को ऐसे नेरेट और डिस्क्राइब करते थे जैसे कि जो चीजें घटित हुई है वो उनके सामने घटित हुई है, एकदम उसने उसको देखा है। और फिर वो जो पास्ट इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, उनको वो एकदम एक सीक्वेंस में जोड़ देते थे। और फिर क्या होता था कि जो पास्ट लिखते थे वो काफी अनसेंटिमेंटल होता था, उसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी चीजें भी वो ऐड करते थे, लेकिन फिर भी जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, या फिर जो रीडर्स हैं, उनको वो अच्छा लगता था। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। एक सेकेंड, मैं एक चीज कर देता हूँ, मैं थोड़ा टाइम देख लेता हूँ। टाइम देख लिया है दोस्तों मैंने, रात के 1:19 हो गए हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। द टोन दैट स्ट्रेची एडॉप्ट्स
is that of equal, making lightly satirical tongue-in-cheek comments such as a queen's husband was an entity known to the British Constitution, who is the irony directed at in it is these light touch that make the book that is different hand may have become a ponderous treatise eminently readable. Such comments draw the reader into a community of shared experience, thus introducing a note of intimacy. The predominant tone is an amused rather than a critical one. The clash of two personalities and cultures is highlighted in simple and antithetical statements. She loved London and he detested it. The statement is straightforward and effectively sums up the situation. Strachey does not indulge a long-winded juggling with words but comes straight to the point. The directness and brevity have become the hallmark of the Strachey's prose style. तो ऐसा है कि जो ये स्ट्रेची थे ना, इनके जो स्टेटमेंट होते थे, जो इनके कथन होते थे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे, एकदम सीधे होते थे और सीधे सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते थे और टू द पॉइंट होते थे। और जो स्ट्रेची हैं ये बात को कहने में लंबा चौड़ा नहीं करते थे, लॉन्ग विंडेड जगलिंग वर्ड्स के साथ नहीं करते थे, मतलब कि जुगलबंदी का खेल नहीं खेलते थे, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बात करते थे। और जो यही डायरेक्टनेस और ब्रेविटी है, यही स्ट्रेची के प्रोज स्टाइल का एक हॉलमार्क है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। The overall style is simple and idiomatic, with no attempts at inserting literary or learned allusions. His married life would not be all plain sailing, and politically he was a chiefer, introduced figurative and metaphorical expression to the prose, investing it with a certain informal quality. Longer sentence alternate with very short ones to project the effect of variation within the main theme. The sense of continuity is maintained as one paragraph leads to another, the transition being made by connectives such as but and nor. We can almost watch the sun rise behind St. Paul's with the young queen. The prose is vivid, evocative, yet one is never allowed to lose sight of the fact that one is not reading fiction but a well researched and rigorously evidenced work of history. तो ऐसा है कि जो स्ट्रेची का जो स्टाइल था उसमें क्या था कि वो लॉन्गर सेंटेंस को एक साथ में यूज नहीं करते थे, बल्कि वो वेरी शॉर्ट वंस को प्रोजेक्ट करके लिखते थे। और उसमें जो है ना वो थीम के अंदर एक तरह से वेरिएशन क्रिएट करने की कोशिश करते थे। इनकी जो ये विक्टोरिया है उसी के रेफरेंस में मैं बातें कर रहा हूँ, विक्टोरिया जो बायोग्राफी उसके कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि जो कंटिन्यूटी है सेंस की वो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लीड करती रहती थी और मेंटेन होती थी। एंड जो ट्रांजिशंस हैं, जो मतलब जो डिफरेंट जो शॉर्ट जो लाइंस है उनको जोड़ने के लिए कनेक्टिव्स का यूज़ किया जाता था उनके बायोग्राफीज में, जैसे बट नॉर। और उसका एक एग्जांपल है यहाँ पर विक्टोरिया नोवेल के अंदर, वॉच द सन राइज बिहाइंड एसटी पॉल्स विथ कनेक्टिव जोड़ दिया गया द यंग क्वीन। तो ऐसा कि जो प्रोज है, जो गद्य होता है वो इवोकेटिव होता है, और येट वन इज नेवर अलाउड टू लॉस साइट ऑफ द फैक्ट। और किसी को ऐसा नहीं लगता है कि जो ये चीजें हैं एक तरह से फिक्शन है, मतलब एक तरह से कल्पना, जो दर्शक होता है वो तो कल्पना ही समझेगा इसको। और चूंकि ये जो आपको लिटन स्ट्रेची होते थे ये अपनी बातों को लिखने में या बायोग्राफी लिखने में थोड़ा बहुत मिर्च मसाला ऐड करते थे, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो व्यूअर्स को कभी ऐसा नहीं लगता था कि एक तरह का फिक्शनल वर्क बन गया, लेकिन ऐसा जरूर लगता था कि वेल रिसर्च और रिगोरसली एविडेंस वर्क है हिस्ट्री का। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। स्ट्रेची इज रिपोर्टिंग ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स एंड नॉट सिंपली इमेजिंग देम। ही डज नॉट कंजर कंजर्वेशन बट गिव्स द इंप्रेशन ऑफ अ डायरेक्ट एक्सचेंज बाय प्लेसिंग द नेसेसरी स्टेस ऑन सिग्निफिकेंट वर्ड। तो ऐसा कि जो स्ट्रेची हैं वो क्या करते थे, उन्हीं फैक्ट्स को रिपोर्ट करते थे जो कि उन्होंने ऑब्जर्व किया, एंड नॉट सिंपली इमेजिंग देम, कल्पना करके कुछ नहीं, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने उस चीज को अनुभव किया तभी वो लिखते थे। और ऐसा है कि वो जो है ना सीधे क्या करते थे कि एक तरह से डायरेक्ट इंप्रेशन बनाने की कोशिश करते थे, और वो नेसेसरी स्ट्रेस डालते थे सिग्निफिकेंट वर्ड पे। जैसे कि द क्वीन एक्सक्यूजेज हर रिलक्टेंस टू टेक पॉलिटिक्स विथ अल्बर्ट, सेइंग
that when she was with him she could not bother her head with anything as dull as politics. Strategy does not sacrifice authenticity to a interest of dramatic presentation. The strategy seems to highlight the fact that the historian and artist could coexist in the same person, especially if the person happened to be stretchy. तो ऐसा है कि स्ट्रेची के काम से ऐसा लगता था कि कोई एक ही पर्सन है और उसके अंदर दो दो चीजें को एग्जिस्ट कर रही है, एक तो बायोग्राफी की और दूसरे आर्टिस्ट की। मतलब एक तो बायोग्राफी का ऐसा लग रहा है कि जैसे बायोग्राफी भी अंदर आ गई हो और ऐसा लग रहा है, कहाँ आ गया भाई मैं, हाँ, हिस्टोरियन भी उसके अंदर आ गया हो। मतलब अगर स्ट्रेची के केस में बात करें तो ऐसा लगता था कि जैसे हिस्टोरियन और एक आर्टिस्ट सभी एक दूसरे में गुथ गए हैं। मैं पीछे चला गया था, मतलब माउस जो है ना वो ऑटोमेटिक वर्क कर रहा था, इस वजह से, मतलब हाथ से धक्का लग गया, इस वजह से ऐसा हुआ। खैर चलिए, तो दस द प्रोज ऑपरेट्स एट टू लेवल। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रोज जो है वो दो लेवल पर ऑपरेट हो रहा है। ऑन द फर्स्ट हैंड एक ये हिस्टोरिकल वर्ड है, हिस्टोरिकल वर्क लगता है, जबकि अनदर हैंड में यह एक लिटरेचर का पीस भी लगता है। द रीडर दस रेस्पॉन्ड टू इट इंटेलेक्चुअली एज वेल एज इमोशनली। इस वजह से रीडर जो है इसके प्रति इंटेलेक्चुअली बौद्धिक तौर पर, इमोशनली मानसिक तौर पर रेस्पॉन्ड करते हैं। एंड इट इज perhaps for this reason that reading the biography is such a rich and rewarding experience। और इसी वजह से यही रीजन है कि जो लिटन स्ट्रेची की जो बायोग्राफी है उसको पढ़ने से रिच और रिवार्डिंग एक्सपीरियंस मिलता है। नॉट ओनली डज स्ट्रेची इन्फॉर्म अस अबाउट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया, he also amuses and delights us with his mildly ironic comments and anecdotes। तो ऐसा है कि जो स्ट्रेची है इन्होंने केवल हमें जो लाइफ और जो टाइम है क्वीन विक्टोरिया के बारे में उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया, बल्कि इसने हमें अम्यूज किया और डिलाइट किया। किस माध्यम से? तो इन्होंने जो माइल्डली आयरोनिक कमेंट्स और एनेक्डोट यूज किए अपने बायोग्राफी के अंदर, उसके माध्यम से उन्होंने जो हमें और जो रीडर्स है उनको क्या किया, तो अम्यूज किया और डिलाइट किया। द फाइनल एनेक्डोट इन द पैसेज इज, एक सेकंड में इसको इरेज करता हूँ तब पता चलेगा, नरेटेड विद द मास्टरली एक्सपर्टाइज ऑफ कंज्यूमेट स्टोरी टेलर। तो अंतिम में जो लास्ट में जो एनेक्डोट प्रयोग किया गया है इस स्ट्रेची के विक्टोरिया में, वो जो एनेक्डोट है वो एक तरह से किसके द्वारा, ये मतलब किसके द्वारा नरेट किया गया, तो एक कंज्यूमेट स्टोरी टेलर के द्वारा। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे एक नोट, अरे भाई कहाँ चला गया पेन, एक नोट एने फ्रैंक के लाइफ पर, इस पर डिस्कस करेंगे, या फिर हम एने फ्रैंक की डायरी पर एक क्रिटिकल नोट पे डिस्कस करेंगे, या फिर हम ये देखेंगे कि एने फ्रैंक की जो डायरी है वो कैसे एक लिटरेरी जीनर है, या फिर हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द एने फ्रैंक्स रीजन फॉर राइटिंग अ डायरी, और हम ये देखेंगे कि एने फ्रैंक डायरी लिखती क्यों थी। इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री मैं बता देता हूं दोस्तों। एने फ्रैंक की बात की गई है तो मैं आपको बता दूं कि एने फ्रैंक का रियल नाम था एनेलाइज मैरी फ्रैंक। इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1929 में। एक ब्लैक स्क्रीन लेना पड़ेगा लगता है। 1929 में, अरे भाई ये क्या हो गया, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। 1929 में इनका जन्म हुआ था और 1933 में इनके जो पूरे परिवार के जो लोग थे वो कहाँ पहुंच गए थे, हॉलैंड, एम्स्टर्डम, कहाँ। और 1942 में 12 जून जब एन्ने का बर्थडे था 1942, इस दिन एन्ने को डायरी मिली थी एज अ बर्थडे गिफ्ट। और 20 जून 1942 से इन्होंने इस डायरी में लिखना स्टार्ट किया था और इन्होंने लास्ट टाइम इस डायरी में लिखा था 1 अगस्त 1944 को। मतलब ये सारे इंफॉर्मेशन हो गए। अब चलिए बात करते हैं आगे। जो ये आपको ये जो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल है, मैं इसको थोड़ा पतला कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। जो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल है ना, इसको सबसे पहले लिखा गया था एम्स्टर्डम में। कहाँ लिखा गया था, पॉइंट करते चलिएगा आप लोग। और इसकी जो सिटिंग है इस डायरी की, मतलब इस डायरी में जो चीजें घटनाएं वर्णित है वो हॉलैंड और एम्स्टर्डम की क्या है भाई, एम्स्टर्डम
की घटनाएं वर्णित हैं। और उसके बाद यह डायरी फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1947 में। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। और इस डायरी में जो है ना फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया गया, चूंकि यह एक ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं हम इसको, फर्स्ट पर्सन। ये एनी फ्रैंक ने खुद के लिए ये डायरी लिखी थी, तो इसे हम आपको क्या कह सकते हैं, तो फर्स्ट पर्सन कह सकते हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और इसमें और कुछ बताने लायक है क्या, और तो कोई इन्फॉर्मेशन? हाँ, खैर वो जो भी है इन्फॉर्मेशन वो मैं आगे दे दूंगा, लेकिन अभी इतना ही है। और चलिए अब सीधे समरी को पढ़ते हैं। समरी को पढ़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनी डायरी बिगिंस ऑन हर 13th बर्थडे जून 12 1942 एंड एंड्स शॉर्टली आफ्टर हर 15th। मतलब क्या हुआ कि 1942 की जब था तो वो 13 वर्ष की थी। उसी समय 12 जून 1942 को इनको ये डायरी मिली थी, और 20 जून से शायद उसने लिखना स्टार्ट किया था उस डायरी के अंदर। और ये जो डायरी है काफ़ी छोटा है, केवल 2 साल तक के जो रिकॉर्ड्स हैं इस डायरी में दिए गए हैं। एन ने जो 2 साल में जितनी चीज़ें करी थी वो सब इन्होंने इस डायरी में लिख दिया था। और 15 वर्ष की उम्र में एन की हत्या कर दी जाती है, एन की मौत हो जाती है। अब स्टार्ट करते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ डायरी एन डिस्क्राइब फेयरली टिपिकल गर्लहुड एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग में एन डिस्क्राइब करती है अपने टिपिकल गर्लहुड एक्सपीरियंस के बारे में। राइटिंग अबाउट हर फ्रेंडशिप विथ अदर गर्ल्स, अपनी जो मित्रता है वो औरों के साथ कैसी है उसके बारे में वो बताती है। हर क्रशेस ऑन बॉयज़, और उसका जो क्रश है, जो उसका प्रेम है लड़कों के प्रति, वह कैसा है, और उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो कैसा है स्कूल में। और एक सेकेंड में इसको इरेज करता हूँ। चूंकि पहले ये कहाँ की निवासी थी, तो यह पहले आपको जर्मनी की निवासी थी, लेकिन बाद में यह जर्मनी से भाग गई थी, हॉलैंड एम्स्टर्डम आ गई थी। चूंकि जर्मनी के अंदर क्या हो रहा था कि एक हॉलोकॉस्ट चल रहा था। चूंकि ये जो एनी फ्रैंक थी ना, यह एक आपको यहूदी महिला थी, और यहूदियों के साथ काफ़ी अत्याचार जर्मनी के अंदर हो रहा था, और उनको जिंदा ही मार दिया जाता था, उनको मतलब बहुत परेशान किया जाता था। तो इन्हीं सब परेशानियों से बचने के लिए एने फ्रैंक के परिवार, एने फ्रैंक और इसकी जो बहन थी मार्गोट फ्रैंक, इन सबको लेकर के पहुंच गए थे एम्स्टर्डम हॉलैंड के अंदर। और यहाँ पर यही लिखा गया है कि जो एंटीसेमेटिक लॉज चल रहा था जर्मनी में, इसी की वजह से जो जॉज हैं, यहूदी हैं, उनको स्कूल्स जाने को नहीं दिया जाता था। एने एंड हर ओल्ड सिस्टर मार्गोट अटेंडेड द ज्यूइश लीजम इन एम्स्टर्डम। तो जो एने और उसकी जो सिस्टर है, और यहाँ पर ऑल्डर दिया हुआ है, इसकी छोटी सिस्टर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो भी हो शायद एल्डर सिस्टर थी। तो जो मार्गोट थी ना, तो इन दोनों को जूइस लीजियम में पढ़ने को भेजा जा रहा था, ठीक है, जूइस लीसम। तो द फ्रैंक हैड मूव्ड टू द नीदरलैंड इन द ईयर लीडिंग अप टू वर्ल्ड वार सेकेंड। तो मतलब ऐसा है कि जब वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था 1939 से के आसपास से, तो उसी समय जो है ना, ये आपको क्या कहते हैं, एनी फ्रैंक और उसके जो परिवार वाले थे वो नीदरलैंड आ गए थे और हॉलैंड एम्स्टर्डम में आके बस गए थे टू स्केप परसिक्यूशन फ्रॉम जर्मनी। मतलब जर्मनी में हो रहे अत्याचार से अपने आप को बचाने के लिए ये लोग भाग करके नीदरलैंड आ गए थे। आफ्टर द जर्मन्स इन्वाइडेड द नीदरलैंड इन 1940, मतलब ऐसा है कि ये लोग भाग करके तो आ गए नीदरलैंड, इन्हें ऐसा लग रहा था कि अब कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन फिर क्या हुआ कि जर्मन की जो नाजी सरकार थी उसने नीदरलैंड को भी जीत लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये जो फ्रैंक्स थे, या जो एनी फ्रैंक का जो परिवार था, ये फिर से अब अपने आप को छिपाने के लिए विवश हो गए। तब मजबूर होकर इन्होंने एक दूसरी फैमिली के साथ रहने का फैसला किया, जिसमें थे द वैन डांस, और उन्हीं के एक एक्विटेंस थे द मिस्टर डेसल। तो मिस्टर डसेल और वैन डांस के साथ इनकी फैमिली ने रहने का फैसला किया, और ये सभी जो है मूव कर गए एक स्मॉल सीक्रेट एनेक्स के अंदर, जो ऑट्टो फ्रैंक थे, मतलब एनी के पिता थे, उसके ऑफिस के ऊपर में था। वेयर दे हैड स्टॉक पिल्ड फूड एंड सप्लाई, और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी मात्रा में फूड और स्टॉक अपना जो था वो स्टॉक करके रखा था। और द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम ऑटोज फर्म, जो ऑटो का जो फर्म था, जैम बनाने की जो कंपनी थी, ऑटो फ्रैंक की जो कंपनी थी वो जैम बनाती थी। तो जो ऑटोज फर्म के जो एम्प्लॉयज़ थे
उन्होंने किसकी मदद की, तो फ्रैंक्स की, मतलब जो फ्रैंक फैमिली की जो है मदद की और उनको छिपाया कहाँ पर, तो उसी सीक्रेट एनेक्स में। और वहाँ पर समय दर समय फूड, मेडिसिन और इंफॉर्मेशन इत्यादि जो है वो सप्लाई करते रहते थे यही एम्प्लॉयज ऑटोफर्म के। फिर बाद में क्या होता है कि द रेसिडेंट्स ऑफ द एनेक्स pays close attention to every development of the war by listening to the radio. Some bits of news catch Annie's attention and make their way into her diary. तो ऐसा है कि जो एनेक्स में जो वो लोग मतलब छिपे हुए थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो वार की जो पल पल की खबर और अपडेट्स हैं वो सुन रहे थे लोग, और जो कुछ न्यूज के जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं ना, तो उसको उसको मतलब जो एनी है उसने सुना और उसके प्रति अटेंशन जाहिर किया, और उसने ये डिसाइड किया कि उसे वो अपनी डायरी में लिखेगी। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। Provide a vivid historical context for her personal thoughts, or the adults makes optimistic bets about when the war will end, and their mood is severely affected by Allied setback on German advances. Amsterdam is devastated by the war. During the 2 years the Franks are in hiding, all the other cities residents suffer since foods become scarce and robberies more frequent. तो ऐसा है कि अब जब युद्ध चल रहा था तो पल पल की अपडेट्स मिल रही थी, तो जो एडल्ट्स थे, जो कि जवान थे, तो वो मतलब ऑप्टिमिस्टिक आशावादी व्यू बना रहे थे कि कब ये वार खत्म होगा और फिर कब ये जो जर्मन लोग हैं इनकी हार होगी, कब अलायंस पावर जो मित्र राष्ट्र हैं वो लोग इस जर्मनी के ताकत को कम करेंगे और फिर हमें शांति और सुकून मिलेगा। और यहाँ तक कि चूंकि जो एम्स्टर्डम का जो शहर था वह भी द्वितीय विश्व युद्ध के स्टार्ट होने से 2 साल मतलब 2 साल लंबा युद्ध हो गया था, तो वह भी एक तरह से तहस नहस हो गया था, तो वो भी एक दिक्कत थी। और जो सिटी के लोग थे, सिटी के जो आम नागरिक थे, वह भी काफ़ी सफ़र कर रहे थे, फूड की कमी हो गई थी, भोजन की कमी हो गई थी, और जो रोबरी है, चोरी की मात्रा बढ़ गई थी। एने ऑफन राइट्स अबाउट हर फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। एने अब अपने जो है ना अपनी समस्याओं और अपने फीलिंग्स के बारे में भी मतलब लिखती है उस डायरी में। चूंकि एने को है ना किसी से बात करना उतना मतलब एने को बात करना बहुत पसंद था, नो डाउट, लेकिन एने जो है ना पर्सनल चीज़ों को किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। हालांकि उसको उसके ज़िंदगी में कुल मिला के 30 पीपुल थे, 30 लोग थे, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। लेकिन तब उसने एक तरीका निकाला और वो शेयर करती थी किससे, तो पेपर से, डायरी से। सी हैज अ tumultuous relationship with the adults in the annex, particularly her mother, whom she considered lacking in love and affection। तो ये जो क्या कहते हैं एनी फ्रैंक थी, इनकी माता से बनती नहीं थी, क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि इनकी माता इनसे इतनी प्यार नहीं करती थी। लेकिन एनी फ्रैंक अपने पिता से खूब प्रेम करती थी, बट सी इज फ्रीक्वेंटली स्कॉन्डेड एंड क्रिटिसाइज्ड बाय मिस्टर एंड मिसेज वैन डान एंड मिस्टर डसेल। तो ऐसा है कि ये लोग किसके शरण में रहे थे, किसके फैमिली के साथ रह रहे थे, तो मिस्टर एंड मिसेज वैन डान के फैमिली में रह रहे थे, और उसी के एक एक्वेटेंस थे मिस्टर डसेल, उन्हीं के साथ रह रहे थे। तो अक्सर ये एने फ्रैंक को बहुत बोलने की आदत थी, तो इसके वजह से अक्सर जो है ना पिताजी के सामने एने फ्रैंक को डांट लग जाती थी इन लोगों से। तो एने थिंक्स दैट हर सिस्टर मार्गोट इज स्मार्ट, प्रिटी एंड एग्रीएबल, बट सी डज नॉट फील क्लोज टू हर एंड डज नॉट राइट मच अबाउट हर। तो एने सोचती है कि उसकी जो बहन है मार्गोट वो स्मार्ट है, प्रिटी है, एग्रीबल है, बट वो उतनी भी अच्छी नहीं है कि एने उसके क्लोज जाए। एने इवेंचुअली डेवलप्स अ क्लोज फ्रेंडशिप विथ पीटर वैन डान, द टीनेज बॉय इन द एनेक्स। तो ये जो पीटर वैन डान था ना, इसी मिस्टर एंड मिसेज वैन डान का बेटा था। शुरुआत के दिनों में एने को जो है ना इस पीटर वैन डान से उतना कोई लगाव नहीं था, क्योंकि ये भद्दा टाइप का दिखता था। लेकिन बाद में जब ये थोड़ी जवान हो रही थी ना, मतलब 20-30 के एज में ये पहुंच गई थी, एडोलेसेंस इसका बढ़ रहा था, तब फिर इसका जो अट्रैक्शन है वो पीटर वैन डान की ओर बढ़ गया था। ये कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रही। फ्रैंक डज नो, ये जो मिस्टर ऑटो पसंद नहीं आई, बाद में एने ने ये फैसला किया कि वो पीटर वैन डान से दूर रहेगी। एक सेकंड दोस्तों, मेरे लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, मैं इसको थोड़ा चार्ज में लगा देता हूं, फिर मैं आगे डिस्कशन करूंगा। चलिए, लैपटॉप का चार्जर अब एक्टिव हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एनए जो है जैसे जैसे डायरी को हम पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो एनए जो है धीरे धीरे अब मैच्योर हो रही है, मूविंग फ्रॉम डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ बेसिक एक्टिविटीज टू डीपर मोर प्रोफाउंड थॉट अबाउट ह्यूमैनिटी एंड हर ऑन पर्सनल नेचर। तो अब धीरे धीरे
जो एनए है वो मेच्योर हो रही है और यह अब जो बेसिक एक्टिविटीज़ है वो अब डीपर एक्टिविटीज़ की ओर बढ़ रही है और यह मानवता को और भी ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश कर रही है। सी फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई द ज्यूज आर बिंग, ज्यूज बोले या फिर जेविस बोले, जो आपकी इच्छा है वो आप बोल सकते हैं, सिंगल्ड आउट एंड परसिक्यूटेड। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर इन जो ये हम लोग जो यहूदी परिवार से आते हैं तो हमारी गलती क्या है कि हमारे साथ इतना व्यवहार हो रहा है। एनी ऑल्सो कन्फ्रंट्स हर ऑन आइडेंटिटी, वो खुद से ही पूछती है भाई हम कौन है जो हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है। थ्रो शी कंसिडर्ड हर सेल्फ टू बी अ जर्मन, हालांकि वो अपने आप को जर्मन मानती है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, हर जर्मन सिटीजनशिप वाज हैज बीन रिवोक्ड एंड दफ सी कॉल्स हॉलैंड हर होम। चूंकि हालांकि वो अपने आप को जर्मन मानती है लेकिन उसकी जो जर्मन सिटीजनशिप है, जर्मन की नागरिकता है, वो रद्द कर दी गई है। इस वजह से वो कहती है कि जो हॉलैंड है उसका घर है। मेनी ऑफ द डच हैव टर्न्ड अगेंस्ट द जेविस, अब जो है बहुत सारे डच भी जेविस के विरोध में आ चुके हैं। एने फील्स अ ट्रेमेंडस सॉलिडारिटी विथ हर aggrieved people and yet at the same time she wants to be seen as an individual rather than a member of the persecuted group। तो ऐसा है कि एने जो है वो ये मानती है कि हालांकि वो लोग निष्कासित हैं, वो लोग विरूपित हैं, लेकिन फिर भी वो ये कहती है कि मुझे इस ग्रुप में रहने से अच्छा है एक अलग पहचान मिले। अब ऐसा है कि ड्यूरिंग द 2 years रिकॉर्डेड इन हर डायरी, एने डील्स विथ कन्फाइनमेंट एंड डिप्रीवेशन एज वेल एज द कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट इशूज ऑफ ग्रोइंग अप द ब्रूटल सर्कमस्टांसेस ऑफ द हॉलोकॉस्ट। तो 2 साल के इस डायरी लेखन में एने जो है वो किन चीज़ों में डील करती है, तो वो जो हॉलोकॉस्ट चल रहा था, अभी हॉलोकॉस्ट के बारे में मैं नीचे बताऊंगा, तो इस हॉलोकॉस्ट को वो अपनी डायरी में लिखती है और बताती है कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कैसे यहूदियों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा था और कैसे जो है द्वितीय विश्व युद्ध काफी भयानक स्तर पर पहुंच गया था। हर डायरी डिस्क्राइब स्ट्रगल टू डिफाइन हर सेल्फ विद इन दिस क्लाइमेट ऑफ ऑपरेशन। उसकी डायरी यह भी बताती है कि कैसे वह खुद स्ट्रगल कर रही थी, वो अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश कर रही थी उस क्लाइमेट में जहां पर इस तरह के युद्ध हो रहे थे, यहूदियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था। एनी इज डायरी एंड्स विदाउट कमेंट ऑन 1 अगस्त 1944। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि एनी की जो डायरी है वो सडनली 1 अगस्त 1944 को समाप्त हो जाती है क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको मार दिया जाता है। द एंड ऑफ अ सीमिंगली नॉर्मल डे दैट leaves us with the expectation of seeing another entry on the next page. However, the Frank family is betrayed to the Nazis and arrested on 4 August 1944. Annie's diary, the observation of an imaginative, friendly, sometimes pretty and rather normal teenage girl, comes to an abrupt and silent end. तो ऐसा होता है कि 1 अगस्त 1944 को बिना कुछ कहे इस डायरी की जो एंडिंग है वो हो जाती है और आशा की जाती है कि इस डायरी के अगले पेज में भी कुछ लिखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उसकी जो फैमिली होती है, फ्रैंक की जो फैमिली होती है, उसको 4 अगस्त 1944 को अरेस्ट कर लिया जाता है नाजियों के द्वारा और फिर उसके बाद उन लोगों की हत्या कर दी जाती है। और एन्ने की जो डायरी है वो एक तरह से बताती है कि कैसे उस समय में जो बुरा व्यवहार है वो नाजियों के द्वारा किया जा रहा था जेविस मतलब यहूदी लोगों पर। तो ये बात समझ में आ गई दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो एने की जो फ्रैंक की जो पूरी फैमिली थी वो मर जाती है, लेकिन ऑट्टो फ्रैंक जो है वो मूल रूप से बच जाते हैं किसी तरह से और फिर वो वहाँ से भागकर मतलब जहाँ पर इन लोगों को कैद करके मारने की कोशिश की जाती है वो किसी तरह से ऑट्टो फ्रैंक वहाँ बचने के बाद वो वहाँ से निकल करके भाग के मतलब कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर जहाँ पर इन्हें मारा गया था और जिस घर में ये लोग रहते थे वहाँ पर एन्ने फ्रैंक की डायरी एक जो ऑट्टो फ्रैंक की जो कंपनी थी जेम कंपनी उसके एक क्या कहते हैं एम्प्लॉय को मिलती है, मीएप को ये डायरी मिलती है और मीएप क्या करती है कि इस डायरी को ऑट्टो फ्रैंक को दे देती है और फिर ऑट्टो फ्रैंक ये डिसाइड करते हैं कि एन्ने की जो विश थी कि उसकी ये डायरी पब्लिश हो तो उसके इस विश को पूरा कर दिया जाए। दरअसल जब इस डायरी की एंडिंग हो रही थी ना तो डायरी की एंडिंग के समय में उसने ऐसा लिखा कि 1 अगस्त के नोट में कि हो न हो कि मैं जो ये डायरी लिख रही हूँ वो एक दिन काफ़ी फेमस होगी और यह एक बुक के रूप में पब्लिश होगी। तो यही चीज़ को उसके पिता ऑट्टो फ्रैंक ने पढ़ा और फिर उन्होंने यह डिसाइड किया कि एन्ने के इस सपने को पूरा किया जाए और जैसे ही एन्ने की ये डायरी पब्लिश हुई और वैसे ही एक तरह से क्या हुआ कि हाहाकार
मच गया। और इसमें यह बताया गया कि कैसा एक हॉलोकॉस्ट का अनइमेजिनेबल नेचर था, कितनी ब्रुटलिटी थी, कितनी क्रूरता थी नाजियों के अंदर, कि वह जो है ना कितना मतलब बुरे तरीके से जेविस परिवार को मार देते थे, यहूदी परिवार को मार देते थे। और उसके बाद यह जो डायरी है एनी की, यह एक तरह से ट्रू पर्सनल अकाउंट है, मतलब एने की एक निजी मतलब जिंदगी का जो व्याख्यान है वो इसमें दिया गया है। इसीलिए हम इसको एक नोवेल या फिर एक फिक्शन वर्क नहीं मान सकते हैं, और इसे हम एक तरह से इस डायरी को हम वास्तविक मान सकते हैं। और यह जो डायरी है यह एक तरह से पब्लिक व्यू के लिए इंटेंडेड है, और अन्य लोगों के लिए हम ये कह सकते हैं कि यह पब्लिक व्यू मतलब जो सामान्य लोग हैं उसके लिए इंटेंडेड है। और इसके माध्यम से, इस डायरी के माध्यम से हम ये जानते हैं कि कैसे यहूदियों पर नाजियों ने बुरा व्यवहार किया था। आई होप आप लोग इसको समझेंगे। और हाँ, एक चीज़ और मैं मेंशन करना भूल गया दोस्तों, ये जो डायरी थी ना एने फ्रैंक की, इस डायरी को ये किटी कह के बुलाती थी, और कहती थी कि इंसानों के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो चीज़ों को टॉलरेट कर सके, लेकिन डायरी और पेपर के अंदर काफ़ी क्षमता है। ये काफ़ी पेशेंस वाली होती है, इसके अंदर काफ़ी क्षमता, काफ़ी धैर्य, ये कितनी भी चीज़ों को कितने ही दिन तक समाहित कर सकती है। इसको अगर कुछ नहीं भी बोलो, 4 लाइन लिख के छोड़ दो, तो ये आपसे दोबारा नहीं कहेंगे कि आज ही इसमें और 4 लाइन लिखो, जब इच्छा है तब लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब अगला 18वां नंबर क्वेश्चन नंबर है कि हॉलोकास्ट से आप क्या समझते हैं, और ट्रॉमा ऑफ द जेविस फ्रॉम रीडिंग ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल ऑफ एनी फ्रैंक, व्हाट डू यू लर्न बाय हॉलोकास्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो हॉलोकास्ट क्या था? तो देखिए दोस्तों, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो नाजीज जो थे ना, जो नाजीवादी पार्टी के समर्थक, नाजीवादी विचारधारा के समर्थक थे, मतलब एडोल्फ हिटलर की विचारधारा के समर्थक थे, तो इन्होंने, इन नाजीज ने क्या किया था, तो लगभग 6 मिलियन यूरोपियंस जॉर्ज, जो 6 मिलियन, हम कह सकते हैं 60 लाख, 6 मिलियन 60 लाख ही हुआ ना भाई, हाँ 1 मिलियन में 10 लाख होता है, हाँ 6 मिलियन 60 लाख यहूदियों के कत्ल करने का काम किया था। और यही जो ब्रूटल मर्डर हुआ था, यही जो जीनोसाइड हुआ था, इसी को हॉलोकॉस्ट के नाम से जाना गया था। देखिए, ये जो वर्ड हॉलोकॉस्ट है ये ग्रीक वर्ड से आया है, और इसका मतलब होता है बर्ंट ऑफरिंग। और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, इससे पहले भी इस वर्ड का यूज किया जाता रहा है, बट जो 1945 का समय था, इसका पहला यूज किया गया था। कब? तो यूरोपियन जॉर्ज जो मर रहे थे, जो जेविस मर रहे थे, उसके लिए। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। अब हॉलोकॉस्ट का कारण क्या था, मतलब इस तरह के व्यापक ब्रुटलिटी का कारण क्या था? तो ऐसा है कि इसके कई सारे कारण थे। जो सबसे मुख्य कारण था, वो कारण ये था कि जो नाजीज है वो ये चाहते थे कि हम जेविस को, जो यहूदी है, उसको खत्म ही कर देंगे पूरा, मतलब कि पूरा साफ ही कर देंगे। और वो जेविस से नफरत करते थे, घृणा करते थे, और जेविस से, जो यहूदी को ऐसा मानते थे कि यह राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। तो जो हॉलोकॉस्ट हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि राज्य दर राज्य सिस्टमेटिक किलिंग की गई थी जेविस पीपुल की, मतलब जो यहूदी लोग थे उनकी किलिंग की गई थी। और ये जर्मनी के अंदर की गई थी, एंड इट्स एलाइज अंडर द रूल ऑफ एडल्फ हिटलर, जर्मनी में। और फिर जर्मनी द्वारा जो जीते गए क्षेत्र थे उसके अंदर भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। और नाजी जो है जर्मनी में 1933 में पावर में आए थे, और बिगिनिंग से ही, स्टार्टिंग से ही उनकी पॉलिसी थी एंटी सेमिटिक पॉलिसी, मतलब कि सीधे सीधे जॉज, जो जेविस हैं, उनसे हेट्रेड करो और उनको मार दो। अंडर द नाजी रूल द जेविस बिजनेस बॉयकॉटेड, जो नाजी के रूल के समय में जो जेविस जो व्यापारी होते थे उनके बिजनेस को बॉयकॉट किया गया, उनका बहिष्कार किया गया, और जेविस को गवर्नमेंट सर्विस से मतलब डिसमिस कर दिया गया, और फाइनली उसको उसके सिटीजनशिप से भी हटा दिया गया, मतलब जो जर्मनी की सदस्यता थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। सिंगोइज वेयर डिस्ट्रॉयड, जेविस बिगेन टू हॉन्टेड डाउन, imprisoned in concentration camp and forced into ghettos। तो ऐसा है कि जेविस को अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, उनके घरों को तोड़ दिया गया, जेविस को मतलब मारा पीटा जाता था, उनको एक तरह से एक कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता था, और घेटोज के तौर पर खटाया जाता था, मतलब खाना पीना नहीं दिया जाता था, भूखे प्यासे खटाया जाता था, कोड़े से मारा जाता था, और जब उनसे बहुत सारा काम ले लिया जाता था तो उसको एक रूम में बंद करके जहरीली गैस छोड़ करके उन्हें मार दिया जाता था।
तो द अर्ली ईयर्स ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड सॉ द विक्ट्री ऑफ जर्मनी एंड मेनी पार्ट्स ऑफ द यूरोप केम अंडर द नाजी रूल। तो स्टार्टिंग में वर्ल्ड वार सेकेंड में जो जर्मनी है उसने काफ़ी लंबी दूरी तक विक्ट्री पाली और इसने यूरोप के कई सारे जगहों पर कब्जा कर लिया और नाजी रूल लागू कर दिया। और जिस भी जगह पर नाजी रूल लागू हुआ उस जगह पर जेविस का व्यापक पैमाने पर कत्ल हुआ, उनको मारा गया, उनको इवैक्यूएटेड किया गया, उनको भगाया गया, उनको स्लेब मतलब एक स्लेब लेबर के तौर पर, बंधुआ मजदूर के तौर पर खटाया गया, उसके साथ इनह्यूमैनिटी कंडीशंस वाला बिहेव किया गया। और जब तक सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो रहा था तब तक जर्मनी के पावर को खत्म कर दिया गया। मतलब जो अलायंस थे, जो मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने इस जर्मनी के पावर को ऑलमोस्ट खत्म किया और समाप्त किया। और ये जो जेविस के द्वारा जो ये जो मार काट की जो घटना है, इसका एक अच्छा खासा इतिहास कौन है, तो भैया एने फ्रैंक की डायरी। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस की जो एक लॉरेंस है, मार्गरेट लॉरेंस है, हाँ मार्गरेट लॉरेंस है, इसका एक लिखा हुआ है माई फाइनल आवर, इसके बारे में हमें बताना है, एक समरी देनी है और लॉरेंस के कमिटमेंट को बताना है सोशल काउज पर कि उसने क्या कहा था। तो देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा मार्गरेट लॉरेंस के बारे में जान लेते हैं। तो ऐसा है भैया कि ये जो मार्गरेट लॉरेंस थी ना, एक सेकंड याद कर लेने दीजिए हमको मार्गरेट लॉरेंस के बारे में, याद नहीं आ रहा, एक सेकंड थोड़ा सा समय दीजिए मेरे को, ताकि मैं इतना बहुत सारा चैप्टर होता है ना तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर वीडियो थोड़ा टूट भी गया होगा, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि जैसे वीडियो जो है ना वो दो पार्ट में बट गया है। वो एक्चुअली इसलिए हुआ ना क्योंकि अचानक से जो है ना लैपटॉप का वो चार्जर प्रॉब्लम आया और वीडियो जो है रुक गया था। वीडियो रुक जाने की वजह से ऐसा हुआ। और ये घटना मेरे साथ आज नहीं हुई है, 2 बार ये घटना हो चुकी है। एक बार ऐसा हुआ था कि वीडियो जो है ना वो ऑटोमेटिक ही डिस्ट्रॉय हो गया था, मतलब रुक गया था और 40 मिनट मैंने फालतू में ही मतलब डिस्कशन करवा दिया और पता चला कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। वो तो अभी मतलब मैंने नोटिस देख लिया, नोटिफिकेशन देख लिया कि हाँ भाई वीडियो स्टॉप हो गया, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है। खैर, अब चलते हैं मुद्दे पर। तो जो ये मार्गरेट लॉरेंस थे ना, ये एक कैनेडियन नॉवेलिस्ट थी और यह एक एसेइस्ट भी थी और ये 1926 में जन्मी थी। तो इतनी छोटी सी बात ही इसके बारे में रहने देते हैं और हम सीधे अब समरी पर चलते हैं कि ये मार्गरेट लॉरेंस की समरी है क्या। तो देखिए दोस्तों, ये जो मार्गरेट लॉरेंस है ना, ये अभी भाषण देने वाली हैं। एक्चुअली इनको उन लोगों के सामने भाषण देना है जो बच्चे अभी जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं और ये पादरी बनेंगे और क्लर्जी मैन बनेंगे, तो उनके सामने इसको भाषण देना है। तो जो मार्गरेट लॉरेंस है, दरअसल ये एक महिला है। तो ये कहती हैं कि मैं नर्वस हो रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इन जो क्लर्जी मैन जो बनेंगे, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, इसके सामने मैं कैसे भाषण दूँ। और मैं भाषण अभी दूंगी ट्रेंट यूनिवर्सिटी में। तो वो ये कह रही है। फिर इसके बाद है कि सी फील्स टू नीड टू हैव अ फिजिकल प्रूफ टू लीन इन, एट द सेम टाइम सी फील्स सी नीड अ स्पिरिचुअल प्रूफ, आई ए स्ट्रॉन्ग फेथ दैट विल सस्टेन हर। तो ऐसा है कि तुरंत तो वो थोड़ी बहुत नर्वस हुई, लेकिन थोड़े समय के बाद उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आए और फिर उसने अपने आप को सस्टेन किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होता है, अगले पैराग्राफ में क्या होता है कि लॉरेंस सजेस्ट दैट एज वी ग्रो old we should not feel inhibited by our limitations or accept defeat in our endeavors, but we should become more radical and struggle for things we passionately believe in. She feels happy to see that the old and the young alike are feeling concerned about the state of our hurting and endangered world and are rising to save it. तो वो कहती हैं कि किसी बूढ़े को इस तरह से परेशान नहीं होना चाहिए कि वह बूढ़ा हो गया, उसके अंदर लिमिटेशंस आ गई हैं, और उन्हें ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी से हार चुका है, बल्कि उसे ऐसा मानना चाहिए कि आगे और ज़्यादा स्ट्रगल है और वो अच्छे से और भी उस स्ट्रगल को पार करेंगे और भी उस स्ट्रगल की सीढ़ी को पार करेंगे। और वो यह बताते हुए खुश भी होती है कि जो ओल्ड लोग हैं और जो यंग लोग हैं वो आजकल इन सभी बातों को समझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन सारी समस्याओं को दूर किया जाए। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कि दिस क्वाइट नेचुरली लीड्स लॉरेंस टू लिस्ट द डेंजर्स बीइंग फेस्ड बाय द वर्ल्ड टुडे।
नेमली इनजस्टिस, सफरिंग एंड फियर। तो फिर उसके बाद कुछ समय के बाद मोमेंट चेंज होता है और जैसे कि वो बोलती है कि मनुष्य जो है अब इस बारे में सोच रहे हैं और मनुष्य जो है और भी कई सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे वो इस पॉइंट पर आती है कि जो मनुष्य जो है ना आज काफ़ी बुरे कगार पर पहुंच गया है। ये डेंजर्स को या अच्छी बुरी चीज़ों को समझता ही नहीं है। और फिर भी वो कहती हैं कि इन सभी डेंजर्स के बावजूद आज भी है ना थोड़ा बहुत होप है मैनकाइंड का, मानवता की होप अभी भी कुछ बची हुई है। सी अफर्म्स हर पर्सनल बिलीफ इन द सोशल गॉस्पेल एंड इन द लॉर्ड्स कमांडमेंट दैट सेज वी शुड लव आवर नेबर लाइक आवर सेल्फ। फिर वो कहती हैं कि मुझे ऐसा बिलीव है कि भाई मनुष्य जो है आज न कल सुधरेगा, ठीक होगा। और वो कहती है कि ईश्वर में मुझे विश्वास है और ईश्वर जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। और वो ये भी कहती है कि हमें अपने नाइबर से, अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए। फिर आगे लॉरेंस बढ़ते हुए कहती है कि मतलब आगे लॉरेंस बढ़ते हुए कमेंट करती है दो बातों पर, टू वर्ल्ड इवेंट्स पर। पहला इवेंट होता है आपको अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में बम गिराया जाना। और इससे क्या हुआ था तो अनबिलीवेबल एनहिलेशन, क्या है एनिहिलेशन, हाँ। और उसके बाद एस्टेब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट मेंस ड्रेडफुल एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ एंड हिज अर्थ। ठीक है। अब आगे एंड द सेकेंड द हॉलोकॉस्ट इन द यूरोप व्हेन द नाजीज एक्सटर्मिनेटेड मिलियंस ऑफ जेविस एंड प्रूव्ड हाउ लिटिल ह्यूमन लिव्स मैटर टू वर्ल्ड लीडर्स। तो ऐसा कि दो घटनाओं का जिक्र करते हुए वो कहती हैं, पहली घटना अमेरिका द्वारा जापानीज सिटी पर बम गिराया जाना। तो वो कहती है कि मनुष्य इतना निर्दयी हो गया है कि वो दूसरे मनुष्य की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर लेता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी घटनाओं को वो कुछ इस तरह से बयान करती है, यूरोप में जो हॉलोकॉस्ट हुआ था जिसमें कि नाजीज ने काफी व्यापक पैमाने पर यहूदियों का कत्ल किया था। आगे मैंने ऊपर में मैंने एनी फ्रैंक डायरी का डिस्कशन किया ना, उसमें भी यही बातें थी और वही बात को यहाँ बताया गया। और जो मार्गरेट लॉरेंस थी इसी बात को वो दर्शाना चाह रही थी कि मनुष्य जो है ना आजकल बहुत निर्दय हो गया है, क्रूर हो गया है। पहले सिचुएशन में कि वो इतना घातक हो गया है, खतरनाक हो गया है कि वो दूसरे को मरवाने से भी नहीं डरता। फिर दूसरे सिचुएशन में वो कहती है कि जो नेता लोग होते हैं ना उसके लिए सामान्य मानव के जीवन का कोई अर्थ नहीं होता, उसको मार दिया जाए, काट दिया जाए, फेंक दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आगे वो कहती है कि डिस्पाइट दिस टू catastrophes world leaders are contemplating fighting a war using nuclear weapons that are far more deadly than atomic bomb। और वो कहती है कि इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद, विशेष तौर पर ये दो बड़ी घटनाएं होने के बावजूद भी आज जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स बने और ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बने जो कि एटॉमिक बम से भी ज़्यादा घातक होते हैं। तो ये मनुष्य की जो मनुष्यता है किस कगार पर जा रही है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब आगे कहती है लॉरेंस एक्सप्रेसेस एस्टोनिशमेंट एट the enormous amount of money being spent on the production of nuclear arms amounts which if properly utilized could supply enough fresh water to everyone in the world and eradicate मलेरिया फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। तो वो कहती है कि मुझे आज भी आश्चर्य हो रहा है कि जो न्यूक्लियर आर्म्स है, जो न्यूक्लियर वेपन्स है, उस पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। अगर उसी पैसे को यूटिलाइज किया जाए तो पूरे विश्व भर के लोगों को अच्छा फ्रेश जल, जो क्या कहते हैं अच्छा जल है, मतलब जो कि एक तरह से प्यूरिफाइड जल है, उसको पूरे विश्व भर के लोगों को बांटा जा सकता है। यहाँ तक कि पूरे विश्व के मलेरिया को भी समाप्त किया जा सकता है। लेकिन पता नहीं मनुष्य के अंदर मनुष्यता शायद मर गई और वो न्यूक्लियर वेपन्स पे टेस्टिंग करता है, न कि वो इन सभी चीज़ों को, इन सभी समस्याओं को ठीक करने की कोशिश करता है। इन कंक्लूडिंग हर स्पीच लॉरेंस मेक 2.1 दैट ए पर्सन मस्ट अफर्म लाइफ एंड देयरफॉर वी शुड ऑल एक्टिवली कमिट ourselves to saving the world by bringing about nuclear disarmament, and two that an artist must commit to the generation of the future, and therefore she as a writer feels it her responsibility to write truthfully about the dilemmas being faced by the individual everywhere, and to ensure that then the succeeding generation live to inherit the wonderful achievement by the human mind। तो इसके बाद वो अपने अंतिम स्पीच में कहती है, दो पॉइंट कहती है। पहला पॉइंट तो ये कहती है कि जो पर्सन है उसको अपने जीवन से प्रेम करना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए ये जो न्यूक्लियर वेपन ये सब
सब फलाना ढिमकाना बनाया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए, और ये कोशिश करना चाहिए कि किसी भी तरह से जो है ना जो मानव जीवन है उसको शांत, सही, सुलभ बनाया जाए। और सेकेंड पॉइंट में वो कहती है कि जो एज अ आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट है, जो राइटर्स, उनको भी यह प्रयास करना चाहिए कि वो अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचाए, और जो प्रीवियस में जो बैकग्राउंड में जो घटनाएं घटित हुई है उसका सही चित्रांकन जो है ना वो पेपर्स पे किया जाए, ताकि जो फ्यूचर वो जो इंडिविजुअल्स आएंगे उसको पढ़ करके ऐसी गलती को दोबारा नहीं करेंगे। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि जो मार्गरेट लॉरेंस की जो स्पीच है माय फाइनल आवर, इसके मेन फीचर्स के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले कन्वर्जेशनल टोन। तो फर्स्ट थिंग हम ये नोटिस करते हैं कि जो माय फाइनल आवर है इसका जो कन्वर्जेशनल स्टाइल है या कन्वर्सेशनल स्टाइल है वो काफ़ी सीधा साधा है, काफ़ी बहुत अच्छा है। और बिगनिंग से जो स्टार्टिंग है ये एक तरह से नर्वसनेस को, मतलब नर्वसनेस वो वाला नर्वसनेस नहीं कि मतलब अचेत हो गया, मतलब पॉइंट के नर्वस को दिखाता है कि मतलब एकदम डीप पॉइंट है जो कि दिल को झकझोर सकती हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे अब आता है क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। आगे इसमें भी छोटे मोटे पॉइंट हैं, जैसे कि सी शेयर विथ हर ऑडियंस इंस्टेंस फ्रॉम हिज हर पर्सनल एक्सपीरियंस इन अफ्रीका। शी रिकॉल्स हाउ शी सॉ चिल्ड्रेन डाइंग ऑफ थर्स्ट इन सोमालीलैंड एंड ऑफ मलेरिया इन ईस्ट एंड इन वेस्ट अफ्रीका। शी ऑल्सो डिस्क्लोज बिफोर देम हर कमिटमेंट एज अ राइटर टू द काउज ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। तो ऐसा है कि वो डिसआर्मामेंट है, डिसआर्मामेंट है, हाँ। तो ऐसा है कि वो कहती है कि मतलब ये मैं तो बात कर रहा था टोन, किस टोन में लिखा गया, तो मतलब यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कितना मतलब ब्रुटैलिटी जो है वो है मनुष्यों के अंदर। यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश भी की गई है कि कैसे जब वो इंग्लैंड गई थी तो एक जो बच्चे लोग हैं वहाँ मर रहे थे सोमालीलैंड में, क्योंकि वहाँ मलेरिया फैल गया था ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका में। और वो ये भी कहती है कि कैसे न्यूक्लियर वेपन की मदद से कितने सारे घातक चीज़ों को अंजाम दिया जाता है। फिर क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। तो देयर इज अ क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन इन द स्पीच विच रिफ्लेक्ट्स द क्लैरिटी ऑफ लॉरेंस थॉट। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो स्पीच जो मार्गरेट लॉरेंस ने दिया है उसमें है कि जो मार्गरेट लॉरेंस का थॉट जो है वो एकदम स्पष्ट तौर पर झलक रहा है, और जो क्लैरिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और जो मार्गरेट लॉरेंस है वो अपने विजन के प्रति काफ़ी क्लियर है और उसको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और वो जो है ना एक लिसनर के सामने खड़ी है, और जो लैंग्वेज वो यूज कर रही है वो ल्यूसिड और सिंपल है, काफी आसान और अच्छा है, स्पष्ट है। ए फोर्सफुल स्टाइल। तो वो जो है ना विदाउट टेकिंग रिसोर्सेज टू एनी रियोट्रिकल डिवाइसेस लॉरेंस सक्सीडेड इन डिलीवरिंग अ पावरफुल स्पीच। तो बिना किसी डिवाइसेस की मदद लिए हुए लॉरेंस जो है अक्सर सिचुएशन में क्या होती है तो सक्सीड करती है, मतलब सफल होती है, एक अच्छा और डिलीवरिंग मतलब अच्छा और पावरफुल स्पीच देने में वो सफल हो जाती है। द पावर कम्स फ्रॉम द स्टडी कन्वर्जन इन हर बिलीव दैट द न्यूक्लियर आर्म्स रेस मस्ट स्टॉप। तो जो पावर उसके अंदर बोलने की आती है तो वो उसके सोच से आती है, वो मानती है कि जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं वो धीरे धीरे एक खत्म हो जाएगा, समस्या नहीं होगी। फिर यही सब चीज़ें हैं। फिर है यूज ऑफ ह्यूमर एंड पेथोज। तो लॉरेंस का जो स्पीच है वो जो है सेंस ऑफ ह्यूमर भी दिखाता है और एज वेल एज पेथोज भी दिखाता है। इसके अंदर यह भी दिखाया जाता है कि लिसनर्स को जो है ना कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो अब भी जो है इतने ज़्यादा बूढ़े नहीं हुए हैं कि वो गलत चीज़ों को सुधार नहीं सकते हैं, वो अभी भी चाहें तो उसको सुधार सकते हैं। फिर वो ये भी बताती है कि अगर प्रयास करें तो इस प्रयास के माध्यम से हम कई चीज़ों को अभी तुरंत सुधार सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, सी ऑल्सो सक्सीडेड इन क्रिएटिंग अ पैथेटिक पिक्चर प्रूफ ऑफ पोस्ट न्यूक्लियर वर्ल्ड वार with a graphic description like the dead, mutilated and dying people closing and the running cities and towns like so much unvalued discarded rubbish, the suffering humans screaming for help with no medical help available, no water, no relief at all for the unbearable pain of millions of human except finally the dark relief of the death for all। तो वो कहती है कि जो ये जो मतलब एक तरह से वो सक्सेस भी हो जाती है ह्यूमर और पैथोज के माध्यम से, ये दिखाने में कि कैसे क्या घटनाएं घटित हुई है। जैसे कि एक घटना का एग्जांपल वो करती है, एक घटना का जिक्र वो करती है, वो बताती है कि कैसे न्यूक्लियर वार जो हुआ था उसके बाद
कई सारी चीज़ें घटित हुई, जैसे कि मेडिकल हेल्प नहीं मिला मनुष्यों को, लोग मरने लगे, मनुष्य की चीख चीख चिल्लाहट चारों ओर गूंजने लगी, ना पानी था, ना कोई रिलीफ था, ना कोई राहत था। तो ये सब जो है ना, ये सब डार्क साइड है मनुष्य का, और इससे मनुष्य को बाहर आगे बढ़ना चाहिए। तो यही सब ह्यूमर और पैथोस के जो यूज़ है इस स्पीच में की गई है। तो आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब अगला है गिव एन आउटलाइन ऑफ द क्वेस्ट ऑफ द मैन बाय जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए दोस्तों, ये जो द क्वेस्ट ऑफ द मैन है ना, यह इंदिरा गांधी को लिखा गया एक लेटर है। एक्चुअली जब जब जवाहरलाल नेहरू जेल में थे ना, तो वो जब ये जेल में रहते थे, तो जेल में रहने के दरमियान ये अपनी पुत्री को लेटर लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे? लेटर लिखा करते थे। और जो ये द क्वेस्ट ऑफ मैन है, ये आपको 1928 के आसपास लिखी गई है, और ये समर सीजन में लिखी गई है। और ये जब स्टोरी लिखी जा रही थी उस समय, ये जो लेटर लिखा जा रहा था उस समय जवाहरलाल नेहरू जो है ना, वो कैद थे जेल में। और ये थे आपको शायद देहरादून के जेल में कैद थे, डिस्ट्रिक्ट जेल में। और किस रीजन से कैद थे ये तो हिस्ट्री का विषय है, इस बारे में मुझे भी उतना पता नहीं है। तो ये समय दर समय जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये क्या करते थे, तो अपनी पुत्री इंदिरा को पत्र लिखते थे। इनकी जो पुत्री थी इंदिरा प्रियदर्शनी, ये मसूरी में हिमालय हिल स्टेशन पे उस समय निवास कर रही थी। तो उसी के लिए ये पत्र लिखते थे और उनको जीवन के इंपॉर्टेंट फैक्ट से रूबरू करवाते थे। तो जो पैराग्राफ 1 to 3 है, ये बताता है ऑथर करंट प्लेस के बारे में, कि ऑथर जो है यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इम्प्रिजनमेंट में है, कैद हैं, और यहाँ पर वो मतलब सेंस ऑफ जॉय, खुश हो रहे हैं, एंड द एक्सपीरियंस ऑन बीइंग क्लोज टू द माउंटेन्स, और वो जो पहाड़ों के आसपास में है, ग्रीनरी सराउंडिंग के आसपास में जो कैद हैं, इससे वो खुश हैं। देयर इज नो बिटरनेस ऑन बीइंग कन्फाइंड टू द सॉलिटरी स्टे इन प्रिजन, तो जो जेल में भी रह करके उन्हें कोई बिटरनेस का एहसास नहीं हो रहा। ऑन द कंट्रेरी, द राइटर हैज rare ability to find joy even in the cool night air and the trees and mountains that he can view at far out distance। तो उसके बाद वो इसके बदले ये कहते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कि वो जो अंधेरी रातों में भी जॉय, खुशी खोज लेते हैं, कूल नाइट एयर में भी खुशी खोज लेते हैं, ट्रीज, पहाड़ पौधों कहीं पर भी खुशी खोज लेते हैं। पैराग्राफ 4 बताता है एक्सप्रेसेस द ऑथर्स skepticism है as to the worth and value of his writing. It is however our good fortune that deposit his skepticism he continued to write these letters that are a delight to read even today after a long gap of 70 years। तो पैराग्राफ 4 ये कहता है कि जो ये आपको ये जो राइटिंग ये क्या कहते हैं इसको भाई, ये जो लेटर दिया गया है, इसको पढ़ने में अभी भी मजा आता है। इवन 70 साल बीत गए हैं, तब भी उसकी पुत्री, अब इंदिरा गांधी कहती है कि वो अभी भी इस पत्र को पढ़कर काफी खुश होती हैं। अब पैराग्राफ 5 और 6 की बात करते हैं, तो जो राइटर है, मतलब जो जवाहरलाल नेहरू है, वो अटेम्प्ट करते हैं एक हिस्ट्री क्रिएट करने की, और ये हिस्ट्री कोशिश करते हैं प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न टाइम, मतलब प्राग ऐतिहासिक से लेकर के ये मॉडर्न हिस्ट्री तक के हिस्से को, मतलब हिस्ट्री को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। नेहरू सेज दैट ही स्टार्टेड विद द नरेशन अबाउट डिस्कवरी ऑफ फायर एंड सिविलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंडेड हिज राइटिंग टू कवर फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री अबाउट एम्पायर्स एंड डिफरेंट सिविलाइजेशन। ही वंडर्स वेदर मिडवे ही हैड लॉस्ट साइट ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमन चैलेंज दैट sought to unravel the mystery of the universe. He had written about the civilization that have come and gone, but somewhere along the line he had missed to delve upon the human quest to understand the world and main journeys through। और उसके बाद नेहरू कहते हैं कि उसने काफ़ी सारी डिस्कवरी को पढ़ा, उसने हिस्ट्री की स्टार्टिंग की, एंड जो एग्रीकल्चर है सब कुछ पढ़ा, सब कुछ डाला, लेकिन फिर भी वो मनुष्य कैसे जीते हैं या कैसे जिएंगे उस पर विचार करने में वो चूक गए। पैराग्राफ 7 अब कहता है ट्रेसेस द जर्नी ऑफ मैन इन हिज लॉन्ग क्वेस्ट टू नो अबाउट हिज वर्ल्ड। इट इज हिज माइंड which is man's greatest asset that helps him in his quest। Once Nehru starts writing about the quest of man, his skepticism fades away. He feels close to his daughter when he writes as if they were sitting together and talking। तो पैराग्राफ 7 बताता है मनुष्य के जर्नी के बारे में, मनुष्य के सफ़र के बारे में, और कि मनुष्य कैसे इस वर्ल्ड में सफ़र कर सकता है, कैसे वो अपने विचारों को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। और पैराग्राफ 7 ये कहता है कि मनुष्य की जो मस्तिष्क है या मनुष्य का जो माइंड है, वो मनुष्य का सबसे बड़ा एसेट है, और यही मदद करता है मनुष्य को उसके सफ़र में। जैसे कि नेहरू जी
कहते हैं कि जब से उसने लिखना स्टार्ट किया है द क्वेस्ट ऑफ अ मैन, तो ये चीज़ें वो अपनी पुत्री के लिए लिख रहे हैं, तो उसको ऐसा लगता है उसकी पुत्री और वो आपस में बात कर रहे हैं। पैराग्राफ 8 से 10 डिस्क्राइब करता है ट्विन अप्रोचेज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इनफ थ्रू रिलीजियन एंड थ्रू साइंस। जो पैराग्राफ 8 और 10 है उसके बारे में ये मतलब नेहरू जी का कुछ अलग विचार है। तो नेहरू जी कहते हैं कि रिलीजियन सिक्स टू इम्पोज इट्स ऑन व्यूज दैट आर बेस्ड ऑन फेथ एंड स्पिरिचुअल बिलीव वाइल साइंस सिक्स आंसर थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड रीजन। तो नेहरू जी कहते हैं कि जो रिलीजियन है, जो धर्म है, वो केवल और केवल विश्वासों अंधविश्वासों में बात करता है, जबकि साइंस जो है वो फैक्ट और एक्सपेरिमेंट और रीजन्स में बात करता है। देयर कैन नॉट बी एनी सिंगल आंसर टू व्हाट मैन इज सीकिंग एज हिज क्वेस्ट हैज टेकन टू डिस्टिंक्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये है कि किसी मनुष्य को ये समझ में नहीं आएगा कि उसको किस क्वेस्ट में भाग लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दो डायरेक्शन है। और डायरेक्शन क्या है वो मैं भी आगे बताता हूँ। वन टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, एक तो पहले खुद को समझना, और दूसरा टू अंडरस्टैंड नेचर, और दूसरा नेचर को समझना। आई होप आप लोग उसको समझ गए होंगे। फिर रिलीजियन लुक्स टू द इनर नेचर ऑफ मैन, जो धर्म है वो मनुष्य के आंतरिक चरित्र को दिखाता है, जबकि जो साइंस है वो मनुष्य के बाहर के चरित्र को दिखाता है। दोनों ही आपस में इंपॉर्टेंट है, बट नेहरू कहते हैं कि जो साइंटिफिक अप्रोच है वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यह रेशनल और ओपन माइंडेड है एंड नोट डॉगमेटिक लाइक रिलीजियन। और जो रिलीजियन है, जो धर्म है, उसकी तरह संकीर्ण नहीं है। हाउएवर मैन इज मिसयूजिंग साइंस, हालांकि साइंस के माध्यम से मनुष्य को अपने आप को समझने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन मनुष्य जो है आज भी साइंस को मतलब मिसयूज कर रहा है। इंस्टीड ऑफ हार्नेसिंग इट्स पावर, इसके पावर को बढ़ाने के बदले इसको ये मिसयूज कर रहा है, ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वेरी सिविलाइजेशन दैट ही हैज बिल्ट अप। और मनुष्य जो है इसको मिसयूज कर रहा है, और इस मिसयूज के माध्यम से वो अपने ही सभ्यता के विनाश की खोज कर रहा है, जिस सभ्यता की खोज उसने खुद की है, जिस सभ्यता का निर्माण उसने खुद किया है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि जो ट्रेवलॉग है, जो यात्रा वृत्तांत है, लास्ट रिसॉर्ट इन द साउथ, द पोएटिक डिक्शन ऑफ ड्रीम, इसको डिस्कस करना है, या फिर जो एटकेन का कमेंट है कल्चरल डिवाइड के नॉर्थ और साउथ में, उस पर डिस्कस करना है। और उसके बाद जो एटकेन ट्रेवल्स डिस्क्रिप्शन जो वो फोटोग्राफी का, इस पर डिस्कस करना है। तो जो सबसे पहले बिल एटकेन की थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं हम दोस्तों। तो ये जो बिल एटकेन है ना, ये स्कॉटिश बॉर्न है, स्कॉटलैंड में इनका जन्म हुआ है, और ये एक इंडियन ट्रैवल राइटर थे। मतलब ये भारत में आके रहे थे, और ये माउंटेन लवर थे, और इनको मतलब जो है ना आपको पहाड़ों से प्रेम था इन्हें। और ये इंडिया में मतलब आके रहे थे। 1959 में ये इंडिया में आए थे, हिंदी हाई स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया, और 1960 से 1972 तक ये यहाँ पर रहे थे, और फिर 1973 से ये भारत के जो है ना मूल नागरिक बन गए थे, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा ये यहाँ रह चुके थे। फिर इनकी जो ये लेसर लाइन है ना, ये ट्रैवलिंग थ्रू लेसर लाइन, ये 1993 में आई थी, ठीक है। और ये जो ट्रेवलॉग है इसमें इन्होंने यात्रा वृत्तांत अपना वर्णन किया है, साउथ से लेकर के नॉर्थ, और जो ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, ठीक है। इसमें बताने लायक कुछ ऐसा है नहीं कि मैं यहाँ समरी बता दूंगा, मैं यहीं पर सिंपली बता देता हूँ क्या चीज़ें हैं, उसी से आप समझ जाएंगे। तो दरअसल ये जो ये आपको एटकेन थे ना, ये खूब घूमते थे, और इनको जो है ना स्टीम इंजन से ज़्यादा विशेष प्रेम था, क्योंकि स्टीम इंजन जो है वो ज़्यादा अफोर्डेबल था, और यह एक सीमित रफ्तार से चलती थी। तो इससे क्या होता था कि एटकेन जो है ना, ये भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो भूमि है, इसको वो देख पाते थे, इसका वो आनंद ले पाते थे। तो यही चीज़ें इस ट्रैवलॉग में दी गई हैं। तो मुद्दा ये है ना कि आपको शायद क्या कहते हैं, ये 1980 के आसपास इन्होंने स्टार्टिंग की थी। असम एक नॉर्थ साइड है, और ये असम से भुज तक गए थे ट्रेन से। किससे? तो ट्रेन से। और ये ट्रेन से गए थे ब्रॉड गेज की ट्रेन से। मतलब उस समय में स्टीम इंजन ऑलमोस्ट बंद हो गया था, और बड़ी ट्रेनें चलने लगी थी। तो ये असम से भुज तक गए थे, और साथ ही ये गए थे आपको क्या कहते हैं, पंजाब, उत्तर से दक्षिण की ओर, और ये गए थे पंजाब से कन्याकुमारी तक। तो इतने ही दूरी में इन्होंने जिन भी चीज़ों को देखा
उन्हीं सभी चीज़ों का जो एक ट्रैवलॉग, जो एक यात्रा वृत्तांत है, उन्होंने इसके अंदर समाहित कर दिया। और खास करके ये जो उत्तर से दक्षिण ये आए थे, पंजाब से कन्याकुमारी की ओर आए थे, तो इसी को इन्होंने इसमें समाहित किया। और ये जो लास्ट रिसॉर्ट इन साउथ है, इसमें इन्होंने साउथ का वर्णन किया, और जो द पोएटिक डिक्शन ऑफ स्टीम है, इसमें इन्होंने नॉर्थ का वर्णन किया है, इंडिया के नॉर्थ और साउथ का वर्णन किया है। तो इसमें कुछ बताने लायक तो अब मुझे लगता नहीं है कि मतलब कुछ है खास। तो चूंकि इनको स्टेशन रेलवे से प्रेम था, रेलवे खास करके स्टीम इंजन से प्रेम था, और जब ये थोड़े दिन के बाद मतलब कि स्टेशन जब इवॉल्व हो गया था, ब्रॉड गेज की ट्रेनें आ गई थी, तब ये यात्रा पे निकले थे। तो इनको ऐसा लग रहा था कि जो रेलवे है और जो मंदिर है, इन दोनों को एक शागिर्द कर दिया गया, मतलब रेलवे को जो रेलवे स्टेशन है उसको मॉडिफाई कर दिया गया है, और मॉडिफाई करके एक ऐसा बना दिया है जैसे कि यह मंदिर लग रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से मतलब घटनाओं की सीटिंग की गई है, और इसमें बताने लायक मुझे कुछ लग नहीं रहा है। इसमें जो भी पॉइंट्स हैं ये आप लोग पीडीएफ में ले लीजिएगा, पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग पीडीएफ जब ले लीजिएगा तो आप लोगों का काम हो जाएगा। एक स्टांजा मैं यहाँ बता देता हूँ, सॉरी एक पैराग्राफ बता देता हूँ। तो ऐसा है कि जो एटकिन है ना, रिफर्स टू वर्बल bickering between the pilgrims from the north and Tamil staff running the bus services in Rameswaram Tiruchendur section. This is a good example of the difference in the perspective between the two groups. एक नॉर्थ ग्रुप की बात कर रही है, और एक एक नॉर्थ ग्रुप की बात हो रही है और एक साउथ ग्रुप की बात हो रही है। इन दोनों के बीच में ये कंपैरिजन करते हैं और बोलते हैं कि जो द ट्रेवलर्स फ्रॉम द नॉर्थ डू नॉट फील द नीड टू बी पंक्चुअल व्हाइल द तमिल्स आर स्ट्रिक्ट ऑन पंक्चुअलिटी। तो जो नॉर्थ के जो ट्रेवलर्स होते हैं वो पंक्चुअल नहीं होते, वो ऐसा कहते हैं, एटकिन कहते हैं, बिल एटकिन। और वो कहते हैं कि जो एक तो नॉर्थ के जो ट्रेवलर्स होते हैं वो उतना पंक्चुअल होते नहीं, लेकिन जो तमिल्स हैं, जो कि साउथ के ट्रेवलर्स वो काफ़ी पंक्चुअल हैं। द साउदर्न पीपुल हैव फार ग्रेटर सेंस ऑफ हाइजीन देन दोज फ्रॉम द नॉर्थ। और जो साउदर्न पीपुल है, जो दक्षिण के लोग हैं, उनका जो सेंस है हाइजीन और हेल्थ का वो फार बेटर है नॉर्थ के लोगों के मुकाबले। अब वो कहते हैं कि द चार्ज ऑफ 25 पैसे टू यूज टॉयलेट सिम्स एंड एक्स्ट्रा वैगन्स टू द नॉर्थर्न ट्रेवलर्स। जो नॉर्दर्न ट्रेवलर है वो 25 पैसे खर्च करके टॉयलेट नहीं जाना चाहते, लेकिन जो साउथ ट्रेवलर्स हैं वो हेल्थ एंड हाइजीन के प्रति इतने मतलब जागरूक हैं, इतने अवेयर हैं कि वो 50 पैसे दे करके भी हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखते हुए वॉशरूम का यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, इतनी सारी बात समझ में आ गई होगी, और इसमें बताने लायक तो कुछ है ही नहीं। और इसमें कुछ लग रहा है, हाँ एक और मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो स्टीम इंजन था उसके प्रति लगाव था बिल एटकिन का। तो वो कहते हैं कि टू मेक माई डे अ स्टीम इंजन डे, apart from delighting in the architectural beauty of the temple and the station both in the vicinity of Blue Sea, the author says that this day was made richer by the presence of the steam engine in the station. In his concluding chapter, the poet Dickson of Steam, he plays a tribute to the steam engine for giving him the ride through 14 states in a single meter gauge line. तो ऐसा है कि वो जब वो पोएटिक डिक्शन ऑफ स्टीम यात्रा वृत्तांत की चर्चा करते हैं, उसमें कहते हैं कि भैया स्टार्टिंग में जो मैं यात्रा करता था, स्टीम इंजन डे होता था, बड़ा मज़ा आता था, मुझे इससे फैसिनेशन था, क्योंकि यह शांत स्थिर चलती थी और यह थोड़ी कम खर्चीली होती थी, और साथ ही मैं भारत की जो भूमि है उसका एक तरह से अच्छा खासा अध्ययन कर पाता था, भूमि को देख पाता था, फिर प्रकृति का आनंद ले पाता था। फिर बाद में पोएटिक डिक्शन ऑफ स्टीम में वो कहते हैं कि मुझे अब जो लगता है कि अब स्टीम इंजन को श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी, क्योंकि अब स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया गया, अब मीटर गॉज लाइन की ट्रेनें आ गई हैं, और मैंने 14 स्टेट्स का भ्रमण कर लिया इन सिंगल मीटर गॉज लाइन के ट्रेन से, और मुझे उतना मज़ा नहीं आया। तो खैर यही सब बातें थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, डायरी को लिटरेरी फॉर्म में बताना है। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा अभी बताने वाला हूँ नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैं भी परेशान हो चुका हूँ, गला सूख रहा है, आज पानी लाना मैं भूल गया था, और बीच में कई सारी उलझने भी आई हैं। एक बार चार्जर डिस्चार्ज हो गया, मतलब सॉरी बैटरी डिस्चार्ज हो गया, चार्ज में लगाया तो बीच में वो ऑटोमेटिक ही कट गया वीडियो, और फिर पता नहीं अब कितने सीक्वेंस में वो कटा है, क्या रिकॉर्ड हुआ क्या नहीं हुआ मुझे पता नहीं है। अब तो वीडियो जब फिनिश होगी तभी पता चलेगा कि क्या कटा या क्या नहीं कटा, या ठीक रहा। आशा करते हैं कि ठीक रहा हो, अगर ठीक नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वीडियो टाइम पे नहीं आ पाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो टाइम पे आ जाए, और भगवान कृपा से आप भी मतलब
आशा करिएगा या अब तो जब वीडियो आ जाएगी तो पता तो चल ही जाएगा वीडियो ठीक है या खराब। तो आशा करते हैं कि भगवान से कि वो दिक्कत ना हो उसमें। खैर ये सब जो है ना छोटी मोटी बातें हैं, डायरी वायरी, इसको मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। जो डायरी है ना वो एक ऑटोबायोग्राफी होता है या मेमोयर होता है। ये ऑटोबायोग्राफिकल जीनर ऑफ राइटिंग से मैच करता है। एक डायरी लेखन में कोई इंसान अपनी खुद की बातें लिखता है, आत्मकथा लिखता है, या खुद का अपना संस्मरण लिखता है, छोटी मोटी बातें लिखता है। और यह एक लिटरेरी फॉर्म होता है। इसमें राइटर जो है अपना जो जीवनचर्या है उसको रेगुलरली मेंटेन करता है, रेगुलरली उसका रिकॉर्ड रखता है। मतलब दिन भर की बातें रात में लिख करके सो गए, या 2-3 दिन की बातें एक बार में, 2-3 दिन के बातें एक दिन में लिख करके सो गए। एज अ जीनर इट हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फॉर ओवर 500 ईयर्स। और एज अ जीनर इसकी जो स्टार्टिंग है यह 500 वर्षों से चल रही है। द नेम डायरी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डाइज मीन्स डेज विच मेक्स क्लियर द डे टू डे नेचर ऑफ द राइटिंग। तो ऐसा है कि जो लैटिन वर्ड है डाइज, तो उसी सॉरी जो डायरी है यह लैटिन वर्ड डाइज से डिराइव की गई है, जिसका मतलब होता है डेज। और इस मतलब हम इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर डाइज का मतलब डेज हुआ तो हम ये कह सकते हैं डे टू डे राइटिंग विल बी कंसिडर्ड एज डायरी। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और इसमें भी मैं कुछ बताऊंगा नहीं, ये जो लाइनें हैं ये आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, पीडीएफ लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा 9523779253 पर व्हाट्सएप करके मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ बाय की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो पहले ही मैं बता चुका हूँ लंबा हो चुका है। अब व्हाट इज स्पीच, तो ये भी मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। जो स्पीच होता है ना वो कंटिन्यूस स्पोकन अटरेंस होता है, स्पोकन कम्युनिकेशन होता है, और एक्सपेंशन ऑफ थॉट इन प्रोज होता है एड्रेस टू एन ऑडियंस। तो जो स्पीच होता है वो मतलब मुख से निकलता है, मौखिक होता है, और यह एक तरह से कंटिन्यूस स्पोकन अटरेंस होता है, मतलब लगातार बोलने वाली एक प्रक्रिया होती है, या यह एक कंटिन्यूस स्पोकन कम्युनिकेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना प्रोज मतलब गद्य की जो विधा है उसको तुरंत मतलब माइंड सेट के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, और उसको ऑडियंस के सामने एड्रेस किया जाता है। जैसे कि मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं एक तरह से स्पीच ही बोल रहा हूँ, ऐसा आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि आप लोग ऑडियंस है और मैं जो बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर कोई कॉपी कलम या पेन लेके नहीं बैठा हूँ। जो भी माइंड सेट में मेरे आ रहा है वही मैं एड्रेस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो मैं जो एड्रेस कर रहा हूँ तो मेरा जो थाउट है वो एक्सपेंड कर रहा है ना, तो यही एक्सपेंशन भी एक क्या होगा स्पीच के अंतर्गत आएगा। और यह जो है ना पर्सनल व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, स्पीकर के पर्सनल व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है एक कन्विंसिंग मैनर में, एक सही मैनर में ऑन अ सब्जेक्ट दैट इज ऑफ यूनिवर्सल इम्पोर्टेंट। तो जो स्पीच होता है उसमें क्या होता है कि किसी के पर्सनल व्यू पॉइंट को दिखाया जाता है, मतलब स्पीकर खुद पर्सनल व्यू पॉइंट को दिखाता है और एक सीक्वेंस मैनर में दिखाता है, और फिर उसमें वो उन सब्जेक्ट पर बातें करता है जो कि इंपॉर्टेंस की है। जैसे कि मैं इंग्लिश की अभी BEG 141 की जो बुक है उसको डिस्कस करवा रहा हूँ, तो अभी मैं BEG 143 में घुस जाऊँगा तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि ये फिर इंपॉर्टेंस की चीज़ें नहीं रह जाएंगी। तो एक मैंने आपने देखा होगा कि मैंने हर चीज़ को एक सीक्वेंस में बताया, एक कन्विंसिंग मैनर में बताया, तो यही क्या है स्पीच है और कुछ नहीं है। अब ट्रेवलॉग कुछ नहीं होता है दोस्तों, एक ट्रूथफुल अकाउंट होता है एक सामान्य इंडिविजुअल एक्सपीरियंस का, जिसमें कि जो होता है ना ट्रैवलिंग को दिखाया जाता है, यूजुअली टोल्ड इन द पास्ट टेंस एंड इन द फर्स्ट पर्सन। तो ट्रेवलॉग एक ट्रूथफुल अकाउंट होता है, एक सामान्य मानव का एक्सपीरियंस होता है, जिसमें एक सामान्य मानव एक सच्ची घटना का वर्णन करता है या सच्चे यात्रा का वर्णन करता है, जो कि वह खुद कुछ समय पहले घूम करके आया और जो पास्ट में घटित हुई हो, और वो उसको अपने तौर पर डील करता है। जैसे कि मैं मान लेते हैं मैं बिहार में हूँ और मैं दिल्ली गया, तो दिल्ली से आया तो मैंने बताया कि मैं दिल्ली गया, मैंने ये किया, मैं लाल किला घूम आया, मैं यहाँ गया, फलाना गया, ये किया वो किया, तो इस दरमियान मेरे रास्ते में ये सारी चीज़ें की। तो मैं अगर इसको अकाउंट करूँगा, इसको लिखूंगा, तो यही ट्रैवलॉग होगा, यही आपको यात्रा वृत्तांत होगा। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, और इसमें क्या बताऊं और कुछ बताने लायक है ही नहीं। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ लेटर राइटिंग एज अ प्रोज फॉर्म। तो लेटर राइटिंग है क्या, तो एक्चुअली क्या है कि जो लेटर राइटिंग है ना, इसमें क्या होता है कि जो वक्ता होता है, जो राइटर होता है, वो अपने मूल विचारों को एक पेपर पे पब्लिश करता है, कॉन्साइज करता है, छोटा करता है, और उसको दूसरे को प्रदर्शित कर देता है, तो वही लेटर राइटिंग है, ठीक है। और लेटर राइटिंग जो है ना यह इंग्लैंड में आया था एज अ लिटरेरी फॉर्म, इंग्लैंड में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और ये हुआ था रेनेसा पीरियड में, जब क्या कहते हैं आपको, ये क्या थी, क्वीन विक्टोरिया का शासन काल था, उस समय में ये लेटर राइटिंग मतलब
प्रकाश में आया था, लाइट में आया था। और ये जो लेटर राइटिंग हमें देखने को मिलता है सेनेका, किकेरो और ग्युबारा, क्या नाम इंग्लिश में, तो जो ब्रिटिश लिटरेचर नाम रहते हैं वो तो ऐसा रहता है कि मतलब दिमाग ही घूम जाता है। गुब्बारा कह लीजिए इसको, ई साइलेंट हो गया, गुब्बारा हो गया। तो इन्हीं के बॉक्स में हमें लेटर के बारे में देखने को मिलता है। और 18वीं सदी में लेटर को जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो ये लेटर जो है धीरे 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 अभी के दौर में भी काफ़ी फेमस हुआ। और आगे बढ़ते हैं। जो एक अच्छा पब्लिक लेटर होता है, यह लिटरेरी पीस ऑफ वर्क होता है जिसमें कि इशू, आइडिया, इम्प्रेशन और इंटरप्रेशन, इन सभी चीज़ों को समाहित किया जाता है। इसमें एक फोकस पॉइंट होता है और इस फोकस पॉइंट में एक इन्फॉर्मेटिव वैल्यू होती है और दूसरा एस्थेटिक अपील होता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। जैसे कि बहुत सारे इंडियन लेटर राइटर हुए, जैसे कि विवेकानंदा हुए, स्वामी श्री अरबिंदो हुए, महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, जैसे कि द क्वेस्ट ऑफ मैन, यह भी एक लेटर राइटिंग का एग्जाम्पल था। तो ये सब काफ़ी फेमस हुए। और हुज लेटर नॉट ओनली रिवेल हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस थाट्स, इनके लेटर्स ने सिर्फ हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और रिलीजियस थाट्स को रिवेल नहीं किया, मतलब उकेरा नहीं, बल्कि एक कमेंट्री दिया, एक कमेंट्री प्रस्तुत किया इंडियन कल्चर पे, भारतीय कल्चर पे और भारतीय सिविलाइजेशन पे। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही था, इतनी ही बातें थी इस वीडियो सीरीज़ के अंदर, इस बुक के अंदर सारी बातें मैंने डिस्कस करवा दी। वीडियो अगर किसी को अच्छा नहीं लगा हो तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। जो भी समस्याएं होंगी मैं उसको आगे से ठीक करने की कोशिश करूँगा। और अब आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं। जिसको भी गैस पेपर चाहिए, कुछ भी चाहिए इग्नू से रिलेटेड, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9523779253 पे, या फिर www.ignutipsassignment.com पे विजिट कर सकते हैं, या फिर ignutipsassignmentinfo@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या फिर अगर सिंपली इस सब्जेक्ट का गैस पेपर चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक अवेलेबल रहेगा। और अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मोहनीश आर्यन, एक छोटा सा हाइफन दे करके इस पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो करने के बाद आपकी जो समस्याएं हैं उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश इंस्टाग्राम पे कर सकता हूँ। तो ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।